Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 9th का जो हमारा सेगमेंट होगा इसमें हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और ज्योग्राफी में भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका जो डिस्कशन है वो मैं आज आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन वीडियो, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको ये फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर जो है वो पढ़ाया था। वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है इसका आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके हर एक तरीके के जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर सिंपली क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर हो जाओ। आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हुए है ना, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आंसर आपको पता होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट वगैरह भी जो है वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा ताकि आप आंसर देने के लिए खुद को बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करें। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैप बेस्ड यहाँ पर वर्क होगा वो भी मैं आपको करा दूंगा ताकि आप अपने मैप की प्रैक्टिस भी कर सको और आसानी से अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो उसके भी आंसर आप आसानी से लिख सको। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो थार डेजर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, है ना, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। हिमालयन रेंज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो ये आइलैंड वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करी थी, कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करी थी। तो ये अलग अलग सेगमेंट जो है ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर कवर करा चुका हूँ। ठीक है, मतलब कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये हमने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझी थी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से, है ना, वो यहाँ पर आपको काम करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हमने जो हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियोज़ हैं उनमें यहाँ पर देखा है। अब इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको सामने प्रेजेंट करूँगा। क्वेश्चंस जो हैं वो 3 तरीके के यहाँ पर होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर जो 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर मतलब 3 नंबर में, और लॉन्ग आंसर मतलब 5 नंबर में। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो यहाँ पर डिवाइड किया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये किस में है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है कि गिव द रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ सॉइल कलर एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको रेड यहाँ पर सॉइल देखने को मिलेगी, है ना, कहीं पर जो है वो आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, कहीं पर जो है वो आपको येलो सॉइल देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग तरीके की जो सॉइल्स होती हैं उनका कलर अलग अलग होता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्लाइमेट के ऊपर करेगा, वेदरिंग की प्रोसेस के ऊपर करेगा, टाइम के ऊपर करेगा, ह्यूमस उसमें कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्हीं में से अगर आप देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पेरेंट रॉक, है ना, कि भाई वो जो पर्टिकुलर यहाँ पर मिट्टी बनी है वो बनी किससे है, वो रॉक से बनी है ना। रॉक यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा, प्रेशर पड़ेगा, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर इस तरीके से जो है वो रॉक का फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है वो समय के साथ सॉइल यहाँ पर बनती है। तो जिस भी तरीके की सॉइल यहाँ पर होगी उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है पेरेंट रॉक का, है ना। मतलब कि पेरेंट रॉक जो है वो डिसाइड करता है कि भाई जो भी मिट्टी का टेक्सचर होगा, मिट्टी का जो कलर होगा वो यहाँ पर किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा द रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ सॉइल कलर इज दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि जो मिट्टी होती है वो अलग अलग तरीके के रॉक से यहाँ पर जो है वो मिलकर बनी होती है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग, ठीक है, जो आपके यहाँ पर रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को अलग अलग कलर देते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि मिट्टी की जो पेरेंट रॉक है वो डिसाइड करती है कि मिट्टी का जो कलर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपसे बात करनी है। ठीक है, तो देखो एक चीज आपको याद रखना है, एक यहाँ पर थ्योरी है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है
ये कब आई थी? 1912 में आई थी, है ना। और अल्फ्रेड, ठीक है, इनका नाम है, जिन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो यहाँ पर दी थी। इनका मतलब ये है कि भाई कॉन्टिनेंट ना, मतलब वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, है ना, मतलब उनके बीच में जो है ये मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। और मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रही है? वो जो आपकी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उनके बीच में यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है उनकी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पर हो रही है ना। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या, है ना, अब इसके बारे में बात करनी है। तो याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती हैं दैट अर्थ क्रस्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। मतलब कि अर्थ का जो क्रस्ट है ना, जैसे अर्थ में अगर आप देखोगे तो जैसे ये है ना, ये हमने अर्थ का यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर बनाया क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया कोर। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये अर्थ के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अर्थ का जो क्रस्ट यहाँ पर होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की प्लेट्स से जो है वो मिलकर बना है ना। कुछ उसमें से मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट रिजल्ट इन फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके की जो भी यहाँ पर प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या होता है कि फोल्डिंग होती है। अब फोल्डिंग कैसे होगी देखो, अब जैसे मान लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स का यहाँ पर क्या है कि मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, मतलब एक दूसरे की तरफ। तो जब ये दोनों प्लेट इस तरीके से क्या होती हैं कि टकराती हैं, है ना, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। मतलब इनके बीच में क्या है कि ये फोल्ड क्रिएट हो रहा है। जो प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराई तो वो यहाँ पर क्या हो गई, फोल्ड हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, इससे माउंटेन्स जैसे ये हिमालय पर्वत वगैरह है ना, उनका निर्माण ऐसे हुआ है। फिर अगर मान लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं और वो क्या कर रही हैं भाई, वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो क्या होता है, फॉल्टिंग क्रिएट होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फॉल्टिंग क्रिएट हुई। जैसे यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा ना कि जो नर्मदा रिवर है ना, वो किस में फ्लो करती है, फॉल्ट में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये भ्रंश घाटी यहाँ पर क्रिएट होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दरार बनती है, ठीक है। फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब जैसे क्या होता है कि ये यहाँ पर प्लेट आई है ना, तो प्लेट आने की वजह से क्या होता है कि ये ना नीचे की तरफ ये डाइवर्ज होती है ना, मतलब इस तरीके से कन्वर्ज हो गई या डाइवर्ज हो गई, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि मैग्मा आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह भी यहाँ पर होती है। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में ये सब बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई थी। तो इसी को आप सिंपली जो है वो 2 नंबर में लिख देना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछेंगे, बट इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से यहाँ पर कोलाइड होंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं तो या तो फोल्डिंग होती है, ठीक है, या तो फॉल्टिंग होती है, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नीचे की तरफ चले गए, है ना, स्टेनोस्फीयर, जो नीचे यहाँ पर गर्म पार्ट होता है ना, स्टेनोस्फीयर, वहाँ तक चले जाते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मैग्मा इकट्ठा हो जाता है। फिर जब वो प्रेशर की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है तो ब्रेक होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और बाकी फोल्डिंग और फॉल्टिंग वाली बात जो है ये मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोल्ड क्रिएट होंगे। डिफरेंट होगी तो फॉल्ट यहाँ पर आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज मूवमेंट, है ना, मतलब 3 तरीके की जो मूवमेंट यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर बाउंड्रीज जो प्लेट्स होती है ना उनकी 3 तरीके की मूवमेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखो एक होता है यहाँ पर क्या, एक होता है कन्वर्ज होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, इसको देखना, ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी एक प्लेट है। इनके बीच में जो दोनों की डायरेक्शन है वो इस तरीके की है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका कन्वर्ज। फिर डाइवर्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक मूवमेंट ये हो गई इधर और एक मूवमेंट जो है वो इधर हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका डाइवर्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोल्ड क्रिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये फॉल्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक होता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में आप ये ध्यान रख लो कि ऐसे करके जो है मूवमेंट होती है, एक इधर जा रहा है और एक इधर, ठीक है। ये तो क्या है कि ऐसे हो रहा था, अब ये इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो 3 तरीके की मूवमेंट कौन कौन सी हो गई,
एक हो गया आपका कन्वर्जेंट, एक हो गया आपका डाइवर्जेंट और एक हो गया आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो आप अगर ये डायग्राम भी बनाना चाहोगे पेपर में तो बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी 6 टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, 6 जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, कि अर्थ के जो क्रस्ट होता है वो अलग अलग तरीके की टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर ये 6 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रख लेना। वैसे तो कोई आसान मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे एक हो गया यूरेशियन प्लेट, एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक हो गया आपका साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, फिर हो गया अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर पैसिफिक एंड अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल है नाम, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन, अफ्रीकन। ठीक है, 4 तो यही हो गए। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, फिर पैसिफिक हो गया और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारे के सारे नाम जो है वो लिख देने हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या है कि कुछ पूछेंगे आपसे, जैसे यहाँ पर पूछा गया ना 2 के पूछ लेंगे, 3 के पूछ लेंगे, तो ऐसे नॉर्मली जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ना ये नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से नाम है और किस तरीके से इनका आंसर लिखना है। चलिए अभी आपको ये बताना है कि जो ओल्डेस्ट पार्ट यहाँ पर है ना इंडियन लैंड मास का, वो यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, मतलब कि सबसे इंडियन जो लैंड मास यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, उसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर कौन सा है। तो याद रखिएगा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये मत लिख देना हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है उसका नाम ही क्या है, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो यहाँ पर कौन है, वो आपको हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिमालय है भाई, तो हिमालय नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये वाला प्लेटू, ठीक है, ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये ओल्डेस्ट लैंड मास जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल जो है ये आप लिखोगे पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो इसका आंसर है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा पुराना है या ईस्टर्न घाट ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, वैसे हिमालय तो नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि वेस्टर्न घाट जो ये वाला घाट है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा पुराना है या ईस्टर्न घाट ज़्यादा पुराना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है कि नेम द जियोसिंक्लाइन विच फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो जियोसिंक्लाइन यहाँ पर क्या है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि माउंटेन सिस्टम वेस्टर्न एशिया का और हिमालयस का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो आप कि जैसे मान लीजिए कि एक आपको यहाँ पर ये प्लेट देखने को मिल रही है। ठीक है, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की रिवर्स यहाँ पर आई, तो रिवर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिवर्स ने इस तरीके से जो है वो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इन्हीं सेडिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सेडिमेंट्स को हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ठीक है, इन्हीं सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। अब इनके बीच में मूवमेंट भी हो रही है, तो अभी मूवमेंट यहाँ पर होगी तो क्या होगा, इस तरीके से जो है आप ये कह सकते हैं कि ये हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि एक चीज़ थी, एक बड़ा लैंड मास था जिसको बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, पेंजिया ब्रेक हुआ, एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉरेशिया। ठीक है, ये हो गया आपका लॉरेशिया और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में ना आपको देखने को मिलता था तेथिस सी। ये वाली जो लोकेशन थी यहाँ पर आपको तेथिस सी देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हम तेथिस सी देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तेथिस सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी जो आपको देखने को मिलता है ना, तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो तेथिस सी का ही पार्ट है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवाना जो लैंड है, इस तेथिस सी के बीच में आज के टाइम पीरियड पर हमको क्या देखने को मिलता है, वो मिलता है हिमालय। तो ये जो जियोसिंक्लाइन था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वेस्टर्न एशिया की जो माउंटेन सिस्टम है या हिमालयस डेवलप हुए ना, वो किसकी वजह से हुआ है, ये तेथिस सी की वजह से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, द जियोसिंक्लाइन वाज तेथिस सी, है ना। जियोसिंक्लाइन मतलब सेडिमेंट्स जो यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, और उन्हीं की फोल्डिंग से यहाँ पर जो है वो हिमालय और जो वेस्टर्न एशिया उसके माउंटेन सिस्टम को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज तेथिस सी। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द डिवीजन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, है ना, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था लैंड मास बड़ा सा। ठीक है, उसका डिवीजन जो है वो यहाँ पर कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा,
यहाँ पर क्या है कि अंगारा बोला गया है, इसको अंगारा भी बोल सकते हैं और इसको लॉरेशिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंजिया 2 पार्ट में यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो लॉरेशिया हो गया और सदर्न पार्ट जो है वो गोंडवाना। अच्छा, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना, भारत जो यहाँ पर आएगा अभी वो कहाँ से आएगा, वो गोंडवाना लैंड से आएगा, लॉरेशिया से नहीं आएगा, ठीक है, गोंडवाना लैंड से यहाँ पर भारत आपको उसका जन्म होता हुआ देखने को मिला है। सो राइट आंसर क्या हो गया भाई, इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एक अंगारा बोल लो या लॉरेशिया बोल लो या उसको आप गोंडवाना लैंड भी यहाँ पर कह सकते हो। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या हुआ, यही जो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब है ना, ये सब बिहार वगैरह, ये रीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका एक फीचर आपको बताना है, ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे फीचर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन एक कोई से भी बता दो। सो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल, है ना, एलुवियल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स, ठीक है। अब क्या होता है देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, इधर नहीं करते हैं, इधर करते हैं, रुकिएगा, ये हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर ओरिजिन हो रहा है, रिवर कहीं पर भी जो है वो रिवर का ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्लोप जो है वो ज़्यादा है, स्लोप मतलब होता है ढलान, ठीक है, और स्लोप अगर ज़्यादा है तो रिवर का जो फ्लो होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और अगर आप देखोगे तो मटेरियल जो है वो भी इरोड ज़्यादा होंगे, है ना, जो पत्थर वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा इरोड होते हुए दिखाई देंगे। अब जब चीज़ें यहाँ पर इरोड हो रही हैं तो ये कहाँ पर आ गए, अब ये प्लेन पर आ गए, ठीक है। अब प्लेन पर क्या होता है कि स्लोप यहाँ पर कम हो गया है, और स्लोप अगर कम हो गया तो फ्लो जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें इरोड नहीं होंगी, वो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब चीज़ें जो है वो आपको डिपॉजिट होती हुई दिखाई देंगी। तो जो ये ऊपर से लेकर आ रहे थे, है ना, उन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे अब ये डिपॉजिट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये चीज़ें यहाँ पर डिपॉजिट होंगी, है ना, तो फिर क्या होगा कि एक फर्टाइल जो एलुवियल प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है ना। और इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन जो हैं उनकी फर्टिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है और वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर मेजर फिजिकल डिवीजन में हिमालय हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया और आइलैंड। वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ना, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है कि भाई मेजर जो फिजिकल डिवीजन्स हैं भारत के, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। हिमालय मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन या फिर आइलैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन द लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत, है ना। मसूरी कहाँ पर है, ठीक है, नैनीताल कहाँ पर है और रानीखेत कहाँ पर है, ठीक है। मसूरी और नैनीताल जो है वो तो आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मसूरी और नैनीताल जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है भाई, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जहाँ पर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देखने को मिलता है। मसूरी में लबासना है, लबासना मतलब लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जो IAS की ट्रेनिंग होती है ना एकेडमी, वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। सो उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून, ठीक है। आज के टाइम पीरियड पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो गवर्नर हैं, ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। तो यहाँ पर क्या है, मसूरी जो है उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड और रानीखेत जो है ये भी उत्तराखंड है। रानीखेत में ना काफ़ी सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब 2 कंट्रीज़ की आर्मी जो है वो अपने कोऑर्डिनेशन वगैरह को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज करती हैं वो रानीखेत में यहाँ पर करती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर हैं, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द 3 प्रोमिनेंट सब रेंजेस ऑफ हिमाचल हिमालय, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे हिमालयज हैं, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका हिमाद्री, ठीक है, ये हो गया हिमाद्री। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका हिमाचल, ठीक है, हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इससे ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको काराकोरम वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हिमाद्री जो है ये ऊपर वाला हो गया। अभी हमको हिमाचल वाले जो हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करना है कि हिमाचल के सब रेंजेस बताने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका पीर पंजाल, ये हो गया आपका धौलाधर और महाभारत, ठीक है।
पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। तो ये ना मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि भाई कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, हिमाद्री में कौन कौन से हैं, हिमाचल में कौन से हैं, मैप भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो अगर आप वो वन शॉट रिवीजन वीडियो एक बार देख लोगे ना तो ये सब एकदम बचपन वाली चीज़ें हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है ना, बच्चों वाली। तो इसीलिए क्या होगा कि उसको एक बार देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं ऐसे भी बता दूंगा आपको तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फिर ऐसे अगर आप याद करोगे केवल क्वेश्चन आंसर तो फिर वो नहीं होने वाला है। इसलिए आपकी बुक में जो मैप भी दिया हुआ है ना उसको भी गो थ्रू करो आप, और जो मैंने आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ाया भी हुआ है उसको भी आप एक बार गो थ्रू करो, तो फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि 3 प्रोमिनेंट जो हिमालय हैं उनकी सब रेंजेस के बारे में बताना है, तो पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया और महाभारत, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बोला जा रहा है कि जो शिवालिक हैं, है ना, जो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे हिमालय की तीसरी रेंज, सो वाई आर शिवालिक मोर प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, मतलब कि शिवालिक में जो है ना वो अर्थक्वेक क्यों आता है ज़्यादा, और जो लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा क्यों आती हैं। लैंडस्लाइड का मतलब ये हुआ कि जैसे चट्टान है ना, उधर से पत्थर गिरने लग गया या मिट्टी गिरने लग गई, है ना, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, सो बोला जा रहा है कि द शिवालिक्स आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड मड, ठीक है, सेडिमेंट्स एंड रॉक। जैसे चीज़ें क्या होती हैं कि कंसोलिडेट अगर आप कर दोगे तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो मड होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं ना, ये कंसोलिडेटेड नहीं है, मतलब इनको इकट्ठा नहीं है, मजबूत नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक वगैरह और लैंडस्लाइड जो हैं वो उन पर्टिकुलर रीजन्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर लिख सकते हो, अनकंसोलिडेटेड मड, सेडिमेंट्स एंड रॉक्स हैं, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आपको जो अर्थक्वेक होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, वो बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डून्स, ठीक है, डून्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और आपको इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। डून्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे देहरादून हो गया, कोटली डून वगैरह हो गए, है ना, ये दून होते हैं। तो दून यहाँ पर क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, है ना, मतलब ये एक तरीके की वैली है, और यहाँ पर क्या है कि ये लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलेंगी, है ना, मतलब कि जो लेसर हिमालयाज हैं और शिवालिक हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपसे ना डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो लेसर हिमालयाज होते हैं, ठीक है, या फिर आपसे लेसर हिमालय पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछ लेंगे कि शिवालिक, ठीक है, उनके बीच में जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम डून्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, इसको बोलते हैं डून्स, और देहरादून और कोटली दून जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय पूर्वांचल, है ना, पूर्वांचल जो है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिमालय, ठीक है, हिमालय जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और हिमालय का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन होता है उसको बोलते हैं हम पूर्वांचल, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्वांचल। तो वही लिखा गया है कि द ईस्टर्न हिल्स आर कलेक्टिवली नोन एज पूर्वांचल, है ना, हिमालय का ईस्टर्न एक्सटेंशन और यहाँ पर जो हिल्स लोकेटेड है इनको हम यहाँ पर पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है, मतलब पूर्वांचल ये हो गया। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, तो सैंडस्टोन से बनी हुई है और सेडिमेंट्री रॉक्स उनको हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्वांचल यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल पार्ट है हिमालय का, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, तो ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, और सैंडस्टोन जो होता है वो किस तरीके की रॉक होती है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ाया भी गया है, और पूर्वांचल क्या होता है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द हिल्स दैट मेक द पूर्वांचल, है ना, पूर्वांचल में अलग अलग तरीके की हिल्स यहाँ पर आती हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी हिल्स आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पटकई हिल्स हो गई, है ना, नागा हिल्स हो गई, मणिपुरी हिल्स हो गई, है ना, या फिर मीजो हिल्स हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी, ये पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, पटकई, नागा, मणिपुर और मीजो हिल्स। क्लियर, तो ये 4 हिल्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर पटकई, नागा, मणिपुर और जो मीजो हिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये वो हिल्स हैं जो पूर्वांचल का पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है 17, व्हाई डज नॉर्दर्न प्लेन कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं इनको हम एग्रीकल्चर के लिए
उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पर क्यों मानते हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। सो बोला जा रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई, है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि इसमें सॉइल कवर बहुत अच्छा है, वही जो मैंने एलुवियल आपको बताया था ना, फर्टाइल एलुवियल जो वहाँ पर हाइट से आपको देखने को मिल रही थी, वो डिपॉजिट यहाँ पर हो रही थी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिच सॉइल कवर है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि वाटर की जो सप्लाई है ये भी एडिक्वेट है ना, पर्याप्त मात्रा में है, और फेवरेबल क्लाइमेट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट नहीं होता है। टुगेदर मेक द नॉर्दर्न प्लेस एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब सॉइल कवर अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है, और क्लाइमेट है फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके की क्रॉप आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, उस तरीके का यहाँ पर क्लाइमेट होना ज़रूरी है, और उसी से यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं 18। जो रिवर राइन आइलैंड्स यहाँ पर होते हैं, है ना, मतलब कि जो रिवर के आसपास वाले, जैसे समुद्र में आइलैंड तो आपने देखे हैं, लेकिन जो रिवर राइन आइलैंड्स यहाँ पर होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। सो रिवर राइन आइलैंड आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब रिवर यहाँ पर क्या होता है लोअर कोर्स में, लोअर कोर्स का मतलब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर देखोगे तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है ना, और उसके बाद यहाँ पर ये आसाम वगैरह में भी जाती है, ठीक है। तो आसाम हो गया, उसके बाद ये जो है वो बांग्लादेश में एंटर करेगी, और उसके बाद फिर जो है बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोअर कोर्स मतलब जो बाद का टाइम है ना, तिब्बत से आसाम तक, तो आसाम बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, तो आसाम में यहाँ पर बताया जा रहा है लोअर कोर्स में जो है वो रिवर्स जो है वो यहाँ पर क्या करती हैं, रिवर राइन आइलैंड बनाते हैं। रिवर्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क ड्यू टू द जेंटल स्लोप, लो वेलोसिटी एंड दस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रिवर लाइन आइलैंड। अब क्या होता है कि जब रिवर यहाँ पर क्या होता है कि भाई उसका स्लोप यहाँ पर कम होगा। क्यों होगा स्लोप कम? स्लोप कम इसलिए होगा क्योंकि वो प्लेन पर जा रही हैं। अब स्लोप अगर यहाँ पर कम हो गया तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डिपोजिशन यहाँ पर होता है, चीज़ें जो डिपॉजिट होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, है ना, मतलब कहीं पर भी अगर चीज़ें डिपॉजिट होने लगेंगी तो उससे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, उससे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जब चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा बन जाता है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा है तो रिवर राइन जो आइलैंड है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे मजूली आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मजूली आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, आसाम में है, और कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, और लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर लोग रहते भी हैं, है ना, मतलब ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना आइलैंड, ये इनहैबिटेड है, मतलब लोग इसमें रहते भी हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा है, और आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिवर राइन आइलैंड होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो कौन से हैं। चलिए अब अगली बात करेंगे कि जो टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, वो यहां पर क्या होता है, ठीक है। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूटरी, ठीक है, एक होता है आपका ट्रिब्यूटरी और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो कि ये रिवर है, ठीक है, कोई भी रिवर मान लीजिए आप। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ना ये अलग अलग तरीके की जो रिवर्स हैं वो आके ऐसे ऐड हो रही हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ये ऐड हो रही हैं, है ना, मतलब ये क्या कर रही हैं, पानी जो है वो ऐड कर रही हैं, तब ये ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। और अगर मान लीजिए कि रिवर है ना, अब क्या किया इसने, यहाँ पर क्या कर दिया, पानी जो है वो कम कर दिया, मतलब ये रिवर ऐसे बाहर निकल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। सिंपल सी बात है, इन द लोअर कोर्स रिवर स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस सिल्ट, दीज न्यूमरस चैनल्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना, मतलब वो क्या होंगे कि पहले एक ही पॉइंट से आ रहा था पानी, है ना, अब क्या हो गया कि 3-4 जगह से ओपन हो गया, तो 3-4 चीजें हो गई। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पर क्या होता है कि न्यूमरस चैनल को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे रिवर हुगली है ना, रिवर हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, है ना। रिवर हुगली जो है वो क्या है, वो गंगा रिवर की जो है वो हुगली है, मतलब हुगली जो है वो वेस्ट बंगाल में पानी ले जाती है, और गंगा रिवर जो है वो पद्मा के नाम से कहाँ पर चली जाएगी, वो बांग्लादेश में आपको जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब जैसे यमुना रिवर क्या है, यमुना रिवर जो है वो गंगा की जो है वो ट्रिब्यूटरी है ना, क्योंकि यमुना रिवर जो है फाइनली जाकर गंगा रिवर में मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और एग्जाम्पल भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रिब्यूटरी के भी एग्जाम्पल पूछा जाए, है ना, आपसे, जैसे बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब यमुना रिवर की यहाँ पर क्या है, वो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म भाबर, है ना। भाबर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर उसके बाद बांबर के बारे में पढ़ाया हुआ है, खादर के बारे में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई थी उसी से क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो आप पूछा जा रहा है कि भाई भाबर होता क्या है ना, इसका मतलब समझाओ। सो आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन द रिवर डिपॉजिट पेबल्स, ठीक है, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ इज नोन एज भाबर, इट लाइज पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। ठीक है, क्या बात हो रही है, देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके से रिवर यहाँ पर आ रही है, रिवर जो है वो ऊपर से यहाँ पर आपको पहाड़ियों से आती हुई दिखाई दे रही है, तो फ्लो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अच्छा रिवर का जब फ्लो ज़्यादा होता है ना तो बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है भाई, है ना। तो बड़े बड़े पत्थर जब यहाँ पर लेकर आएगी तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो है, यहाँ पर क्या होगा कि बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और रिवर छुप भी जाती है। रिवर छुप क्यों जाती है, क्योंकि रिवर यहाँ से उसकी स्पीड कम होगी तो पत्थरों के नीचे से यहाँ पर जाएगी, और जब वो पत्थरों के नीचे से यहाँ पर जाती है ना तो रिवर छुप जाती है, और इसकी वजह से क्या है कि वो दिखती नहीं है। फिर आगे जाके वो री इमर्ज यहाँ पर होगी, है ना, वो खादर वगैरह बांगर वगैरह वाला रीजन जो है वो यहाँ पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये पेबल्स वाला इलाका है ना, मतलब कि 8 से 16 किलोमीटर का जो ये रेंज होता है, यहाँ पर क्या होते हैं कि बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें हैं वो डिपॉजिट होती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाबर। बात क्लियर हो गई। ये जो रीजन होता है इसको यहाँ पर हम भाबर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है, और ये चीज़ जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। और ये शिवालिक वाले जो स्लोप्स होते हैं ना उसी के पैरेलल यहाँ पर ये रन करता है। नेम द 2 माउंटेन रेंजेस बाय विच द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड ऑन द साउथ एंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो विंध्याचल माउंटेन है या विंध्य जो रेंज है ना, उसके साउथ में कौन सी माउंटेन है और उसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो ये हो गया विंध्य, यहाँ हो गया सतपुड़ा। ठीक है, ये सतपुड़ा होगा, इनके बीच से माँ नर्मदा जो है वो यहाँ पर फ्लो करती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नर्मदा। तो ये जो रेंज होती है ना इसको बोलते हैं विंध्य। ठीक है, ये विंध्य हो गया, और ये वाला जो माउंटेन है इसको बोलते हैं यहाँ पर सतपुड़ा। तो यहाँ से क्या करना है भाई, नॉर्थ वेस्ट में जाना है। तो इसका मतलब ये राजस्थान में पहुँच गए ना हम, और राजस्थान में जब यहाँ पर पहुँच गए तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी हो गई, ये हो गई अरावली, है ना। अरावली माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो गुजरात से दिल्ली में है, लेकिन अरावली जो माउंटेन है, ठीक है, उसका मेजर जो चंक है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा और ये अरावली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच 2 वेल नोन रिवर्स ओरिजिनेट नियर महादेव हिल्स। ठीक है, महादेव हिल्स जो है वहाँ से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, सतपुड़ा, ठीक है, महादेव हिल्स, और यहाँ से 2 रिवर जो मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये है नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी जो है वो कहाँ से होती है, महादेव हिल्स। ठीक है, तो महादेव हिल्स जो है वो किस में है, सतपुड़ा में है। ठीक है, सतपुड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सतपुड़ा की रानी जो है वो किसको कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को। तो नर्मदा और सोन जो है वो महादेव हिल्स सतपुड़ा से यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, अमरकंटक बेसिकली। ठीक है, चलिए अमरकंटक जो है वो अनूपपुर में है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, जैसे अब यहाँ पर ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट की जो हाईएस्ट पीक है ये है अनाईमुदी। अनाईमुदी केरला में है। ठीक है, तो अनाईमुदी जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर बोल देंगे कि भाई ईस्टर्न घाट की बताओ तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, ये आपको मिलेगा महेंद्रगिरी। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, और वो देखो 1 नंबर 2 नंबर में डायरेक्टली इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुदी, और ईस्टर्न घाट की जो है वो आपको महेंद्रगिरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनाईमुदी जो है इसकी पीक कितनी है, 2695। ठीक है, मतलब 2695 मीटर, और महेंद्रगिरी का जो है वो करीब 1501 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, है ना। मतलब कि राजस्थान वगैरह या जो थार डेजर्ट है वहाँ पर आपको एक ही रिवर देखने को मिलेगी फेमस, है ना, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम है लूनी, है ना। लूनी रिवर जो है राजस्थान में फ्लो करती है, और मतलब इस रिवर की खास बात यहाँ पर ये है कि ना ये बहते बहते ही सूख जाती है। ठीक है, मतलब इतनी गर्मी वहाँ पर रहती है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाती है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे रिवर में जाके नहीं मिल पाती है ना, या इसका जो है माउथ नहीं है, है ना। आप ये कह सकते हैं कि ये बस फ्लो करती है
और रास्ते में बहते बहते ही जो है वो यहाँ पर सूख जाती है। तो ये रिवर जो है वो आपको देखने को मिलेगी लूनी, ठीक है, तो लूनी रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि नेम द 3 डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं उनके 3 डिवीजन बताओ, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट इधर वाला। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पर ये मिलेगा गोवा, ठीक है, ये हो गया गोवा। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो कर्नाटका और यहाँ पर आप देख लो केरला, ठीक है। तो ये जो गोवा और महाराष्ट्र वाला कोस्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कोकन, ठीक है। कोकन रेलवे आपने सुना होगा, है ना, कोकन, ठीक है, तो कोकन रेलवे हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका वाला जो आपको देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं कन्नड़, है ना, ये हो गया आपका कन्नड़। और उसके बाद यहाँ पर एक जो आपको केरला वाला देखने को मिलता है इसको बोलते हैं मालाबार, ठीक है। ये तमिलनाडु वगैरह आंध्र प्रदेश वाला जो है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि मालाबार जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी है ना, मिलिट्री मतलब नेवी की एक्सरसाइज। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो पहले ना इंडिया और यूएसए करता था, बाद में जापान को भी ऐड कर लिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। सो इंडिया, यूएसए, जापान और यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज़ हैं। और इन चारों कंट्रीज़ के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड, ठीक है। आपने न्यूज़ में सुना होगा क्वाड एक ग्रुपिंग है। तो क्वाड जो ग्रुपिंग है इन्हीं चारों कंट्रीज़ की आपको देखने को मिलेगी। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि साउथ कोरिया भी ज्वाइन करेगा, तो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये कौन से ओशियन में भाई, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है ना। गलत नहीं करना है यार, है ना, फालतू क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन होंगे अगर वो गलत करोगे तो फिर दिल टूट जाएगा मेरा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सो लक्षद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर है अरेबियन सी में। इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। सो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्लियर नेम क्या था, है ना। तो पहले इसको ना अलग अलग नाम से जानते थे, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया और फिर ये अमिनद्वीप, है ना। लेकिन 1973 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसका नाम जो है वो नेम जो है वो बदल दिया गया 1973 में, ठीक है। तो 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। लक्षद्वीप बेसिकली क्या है, जो कोरल रीफ होते हैं ना, है ना, तो उस तरीके से ये आइलैंड बना है। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उन्हीं को मिलाकर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर आइलैंड है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हम ये बता सकें भाई, सिंपल सी बात ये है कि इसका पुराने नाम क्या है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप, और इन्हीं आइलैंड्स को यहाँ पर क्या किया गया, मिला लिया गया। और 1973 में अगर आप देखोगे तो इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप यहाँ पर पड़ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, नेम द आइलैंड ग्रुप विच हैज़ नो एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, सॉरी नॉट नो, एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या है कि आइलैंड बताना है जहाँ पर आपको एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा। चलो एक मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है, देखते हैं कौन देता है। सबसे पहले बात तो ये करनी है कि आपको उस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है, कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई डेजर्ट नहीं है ना, जो रेगिस्तान होता है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है ना। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर बताना है। सो नेम द आइलैंड ग्रुप विच हैज़ नो एक्टिव वॉल्केनो, तो वो कौन सा है, वो है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड जो है वो कहाँ पर मिलेगा, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार। वैसे तो एक और आइलैंड है जिसको बोलते हैं नारकोंडम, ठीक है। सो नारकोंडम जो है ये भी यहाँ पर कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में है। लेकिन एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कौन सा है, वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। तो बैरन आइलैंड जो है वो कहाँ पर मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। थोड़े 28 क्वेश्चन थे क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इसमें अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर ही करते रहें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको केवल 28 क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी शॉर्ट आंसर वाले। अब इसके बाद वाला जो डिस्कशन होगा उसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे के पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना चाहते हो, है ना, कि भाई सब चीज़ें सर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझा दो, क्वेश्चन आंसर से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने चाहिए, है ना। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इस चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन जो है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पूरी बुक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, आपके चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देख लोगे उसके बाद इस तरीके के जो आंसर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए उसको गो थ्रू करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या किया गया है कि हिमालय माउंटेन जो है उनके 3 फीचर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, मतलब कि हिमालय माउंटेन से रिलेटेड 3 मुख्य बातें जो है वो आपको लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आप लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहली बात देखो, लिखा हुआ है कि हिमालयज आर जियोलॉजिकली यंग, ठीक है, यंग मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब 70 मिलियन ईयर्स एगो तक जो है वो यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा, मतलब इतनी पहले अगर आप जाओगे तो हिमालय का यहाँ पर विकास हुआ। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है हिमालय का वो बहुत पुराना नहीं है, है ना, और इसी वजह से क्या होता है, हिमालय को हम क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेंगे कि हिमालय जो है वो किस तरीके का माउंटेन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ये प्लेट्स हैं, है ना, अब जब ये 2 प्लेट्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रही हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जैसे इस तरीके का, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इस तरीके का डायग्राम बनाया है, ठीक है, एक इस तरीके की प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि सेडिमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो रिवर्स के डिपॉजिट वगैरह होते हैं, और ये चीज यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं तेथिस सी, ठीक है, तेथिस सी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पीरियड पर तेथिस सी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो तेथिस सी का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये दोनों प्लेट्स सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेंगी तो इनके बीच में फोल्डिंग होती है ना, और फोल्डिंग कैसे होगी, फोल्डिंग जो है वो एक हिमालय के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और इसी वजह से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड है कि एक यंग माउंटेन भी है ये, और अगर हम स्ट्रक्चरली इसको देखेंगे यहाँ पर तो ये फोल्ड माउंटेन है स्ट्रेचिंग अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ये उत्तराखंड वगैरह होते हुए, नेपाल होते हुए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, इन सभी स्टेट्स में है। तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो है इंडिया की, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस रिवर से होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी ये यहाँ पर रन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि हिमालय जो पर्वत होता है उसका जो ईस्टर्न फ्लैंक है ना, जो ईस्ट डायरेक्शन में है, इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहां पर भी आपको मीजो हिल्स, नागा हिल्स, अलग अलग तरीके की इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलती है, जो कि हिमालय माउंटेन सिस्टम से ही यहाँ पर बिलोंग करती हैं। दे फॉर्म एन आर्क ओवर अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर, दे आर हाइयर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। हिमालय की जो हाइट है ना, वो आपको कौन से डायरेक्शन में ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कि ईस्टर्न जो पार्ट है हिमालय का, वहां पर आपको ज्यादा हाइट देखने को मिलती है एज कंपेयर टू वेस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि बहुत लॉफ्टीएस्ट है, ठीक है, रग्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हिमालय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हो। अब जैसे तीसरा वाला पॉइंट है ना, इसमें 2-3 पॉइंट हैं, तो अगर 4 नंबर 5 नंबर में भी आ जाएगा तो इन्हीं को ब्रेक करके आप लिख देना, तो 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फेमस पासेस ऑफ द हिमालयस, है ना, हिमालय के जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं उनके बारे में बताना है। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर 3 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 पास के बारे में आप यहाँ पर लिख दो। पहली बात अगर आप देखोगे तो पास होता क्या है ये लिख दो। तो पास इज अ नेचुरल पाथवे इन बिटवीन हाई माउंटेन्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक माउंटेन यहाँ पर ये है, ठीक है, और एक माउंटेन यहाँ पर ये है, इनके बीच में जो ये रास्ता होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दशरथ मांझी वाली मूवी, है ना, दशरथ मांझी वाली मूवी एक देखी होगी जिसका नाम, पिक्चर का नाम था मांझी, और उसमें दशरथ मांझी का कैरेक्टर था। तो दशरथ मांझी ने क्या किया था कि भाई हॉस्पिटल वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं जा पाए थे, है ना, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि बीच में पहाड़ों के बीच में जो है वो रास्ता बना दिया, है ना। तो ये जो नेचुरल तरीके से हमको मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास। द हिमालयन माउंटेन्स आर सो फॉर्मिडेबल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रॉस देम। देयर आर सम पासेस इन द हिमालयाज विच प्रोवाइड रूट वे अक्रॉस देम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस आर। अब वो हिमालय को ऐसे क्रॉस कर पाना जो है वो, मतलब ये मान लीजिए कि मतलब कुत्ते की पूंछ सीधी करने जैसा हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो पासेस प्रेजेंट हैं इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच सकते हो। पहले के टाइम पीरियड पर जो भी कनेक्टिविटी थी भारत की दूसरे देशों के साथ, या दूसरे देशों की भारत के साथ जो भी ट्रेड था, जो भी कल्चरल कनेक्शन यहाँ पर होता था, उसके लिए जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आते थे उनके लिए वो
पासेस का ही यहाँ पर उपयोग करते थे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर कुछ पासेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला हो गया शिपकीला। शिपकीला जो पास है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि सतलज जो रिवर यहाँ पर होती है, ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये तिब्बत से होती है। तिब्बत में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक से क्या होता है कि सतलुज रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। पेपर में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि भाई जो सतलुज रिवर होती है ना, वो भारत में एंटर करती है। ठीक है, भारत में एंटर होती है, ये पता है सबको। तो भारत में जब इसकी एंट्री होती है तो वो कौन से पास के थ्रू होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा शिपकीला पास, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिपू लेक, है ना, लिपू लेक हो गया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नीति लेक भी एक होता है, वो उत्तराखंड में है, प्रोवाइडिंग रूट टू माउंट कैलाश एंड मानसरोवर इन तिब्बत। मतलब कि अगर आपको मानसरोवर जाना है, कैलाश वगैरह जाना है, तो आप लिपू लेक के माध्यम से यहाँ पर जा सकते हो। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पास है जिसको बोलते हैं नाथुला पास, है ना। नाथुला पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर देखने को मिलता रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ एग्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो चाइना है ना, तो चाइना यहाँ पर क्या करता है कि उसको पता है कि भारत की जो पोजीशन है ना, किसमें, नाथुला पास में, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि भाई नाथुला पास से भारत को भगाया जाए और हम इस पोजीशन को यहाँ पर कैप्चर कर लें। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि वो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर नाम की एक जगह है जिसको भारत का चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक मतलब उसमें गर्दन जो है वो गर्दन जैसी आपको देखने को मिलेगी, है ना, और वो चिकन की गर्दन जैसी देखने को मिलती है। तो अगर मान लीजिए कि नाथुला पास में चाइनीज़ यहाँ पर डोमिनेंस यहाँ पर हो गया, तो हो सकता है कि वो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ना, उसको चाइनीज़ यहाँ पर कट कर दें, जिससे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा, वो यहाँ पर आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ईस्ट में नाथुला पास देखने को मिलता है सिक्किम में एंड चाइना बॉर्डर, प्रोवाइडिंग पैसेज फ्रॉम इंडिया टू लासा। लासा जो है ये किसकी कैपिटल है, ये तिब्बत की कैपिटल है। एंड बोमडिला पास इन अरुणाचल एंड चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो बोमडिला पास है वो कहाँ पर है। सो बोमडिला पास आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चाइना और जो इंडिया की बॉर्डर है वहां पर। फिर उसी तरीके से एक रोहतांग पास भी आपको देखने को मिलता है। रोहतांग जो पास है वो कहाँ पर है भाई, तो रोहतांग जो पास आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हिमाचल। आपने अटल टनल के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अटल टनल जो है वो रोहतांग पास में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिपकीला और जो यहाँ पर आपका रोहतांग हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी थी और आपने टिप्पणी जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ब्रीफ अकाउंट मतलब टिप्पणी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लिस्ट सम मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज। मतलब इतनी सारी मैंने आपको माउंटेन पीक्स पढ़ाई है हिमालयाज की, अब उन्हीं में से कुछ जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको टॉपिक का देना है ना। उससे क्या होगा कि उससे जो एग्जामिनर होगा ना, उसको पता चलेगा कि भाई आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और आपको चीज़ें पता है कि किस तरीके से आपको उन आंसर्स को लिखना है। जैसे अगर आप देखोगे द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री हैज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो हिमाद्री होता है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका हिमाद्री, उसके बाद ये हो गया आपका हिमाचल। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी रेंज आपको देखने को मिलेगी ये हो गई आपकी शिवालिक। ठीक है, और इनमें से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है, ये अपने आप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि भाई हिमालय की जो हाईएस्ट पीक होती है वो कौन सी रेंज में मिलेगी, तो वो हिमाद्री में मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि मैनी पीक्स आर मोर देन 8000 मीटर अबव सी लेवल एंड रिमेन स्नो बाउंड। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। अब 8000 मीटर किसी की ऊंचाई है, 8000 मीटर मतलब 8 किलोमीटर ऊपर, तो वहां पर तो क्या होगा कि वहां पर तो बहुत ठंडी होगी और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो पीक्स होती हैं उनमें बर्फ की चादर हमेशा लदी रहती है, मतलब बर्फ से वो ढकी रहती है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मठा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सागर मठा जो है इसको नेपाल में बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखा है कि इनमें से कौन सा जो पर्टिकुलर पीक है, ठीक है, जिसको सागर मठा के नाम से भी जाना जाता है, वो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अच्छा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848 मीटर और ये नेपाल में है और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। अच्छा आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये है कि अभी यहाँ पर क्या है कि एक लेटेस्ट जो हाइट है ना, इनकी एक लेटेस्ट जो हाइट है हिमालय की, वो यहाँ पर निकल कर सामने आई है। ठीक है, लेटेस्ट हाइट के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पर ये हुआ है कि जो नेपाल है और चाइना है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई नेपाल की एक नई हाइट जो है वो निकल कर सामने आई है। उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है
कई बार मैं आपको इस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। फिर अगर हम बात करेंगे कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है ना, ये मैप पर लोकेट करने को भी आएगा, है ना, कि भाई कंचनजंगा को लोकेट करो। अभी मैं आपको कराऊंगा जब मैं मैप बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन याद रखना है कि ये सिक्किम में है और इसकी हाइट है 8598 मीटर, इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, इट इज इन द सिक्किम इन इंडिया, ठीक है। वैसे माउंट जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 बोलते हैं, K2 जो है वो कंचनजंगा से ऊपर है, लेकिन वो यहाँ पर क्या है कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ना। तो ये चीज, वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारे ही है, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसलिए अभी कंचनजंगा को हम इंडियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर मानते हैं। फिर उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो याद रखना है नंगा पर्वत की हाइट है 8126 मीटर। फिर उसके बाद नंदा देवी जो है ये कहाँ पर है, ठीक है, नंदा देवी की हाइट है 7817। लोकेट करने को आएगा, मैच करने को भी आ सकता है ना, कि भाई नंगा पर्वत कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखोगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम है नामचा बारवा। नामचा बारवा जो पर्वत है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने एक ये हो गए, 2 3 नाम लिख दिए, फिर उसके बाद 4 5 नाम लिख दिए हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो है आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जो है इस चीज को जरूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिया गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द 4 डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलोंग विद पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको 4 जो डिविजन्स हैं हिमालय की, है ना, उनके बारे में बात करनी है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको पूरी बातें यहाँ पर करनी है ना। मतलब कि सबसे पहले आपको वेस्ट वाला लिखना है और उसके बाद फिर आगे जाते हुए आपको ईस्ट के बारे में लिखना है, और उसके बाद एक और एडिशनल चीज यहाँ पर दी गई है कि पूर्वांचल, है ना, जो ईस्टर्न फ्लैंक यहाँ पर है पूर्वांचल, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, मतलब आपको टोटल ये 4 डिवीजन बताने हैं और एक पूर्वांचल, मतलब आपको 5 चीजें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो अब इसके बारे में यहाँ पर बताओ कि भाई हिमालय के कौन कौन से डिवीजन है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था एक पंजाब हिमालयास के बारे में, एक बताया है कुमायूं हिमालयास के बारे में, एक नेपाल हिमालयास के बारे में हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद एक आसाम हिमालयास के बारे में, ठीक है। ये 4 डिवीजन है, ठीक है। याद रखना सबसे वेस्ट में कौन सा है, ये वाला जो पर्टिकुलर आपको हिमालय देखने को मिलेगा ये कहाँ पर है, ये आपका सबसे वेस्ट में है, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे वेस्ट में, और उसके बाद यहाँ पर जो आसाम हिमालयाज हैं वो कहाँ पर है, वो आपको सबसे ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पंजाब हिमालयस क्या हुआ कि दे लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब हिमालय जो है वो कौन कौन सी नदियों के किनारे है या किनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलता है आपको इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं और सतलुज रिवर। दे आर ऑल्सो लोकली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मतलब इसको हम कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालयास भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वाला जो है वो हिमाचल हिमालयास हो गया। फिर उसके बाद है कुमायूं हिमालयास। कुमायूं जो हिमालयाज है इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको कौन सी रिवर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। सतलुज की स्पेलिंग ये भी होती है, ये भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सतलुज रिवर हो गया और काली रिवर, ठीक है। तो पंजाब हिमालयास, इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालयास भी कहते हैं, और ये सतलुज रिवर और इंडस रिवर के बीच में है, या इंडस और सतलुज भी हम लिख सकते हैं। अब सतलुज पर खत्म हुआ है तो जो कुमायूं हिमालयाज है वो यहाँ पर क्या होगा कि वो आप देखोगे तो सतलुज और काली रिवर्स के बीच में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुमायूं हिमालयाज हो गया सतलुज और काली रिवर। उसके बाद नेपाल हिमालयाज को अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो नेपाल हिमालय जो है वो काली रिवर और तीस्ता रिवर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आपको नेपाल हिमालयस देखने को मिलेगा। याद रखिएगा रिवर्स में ही आपको कंफ्यूजन होगी, सिंधु सतलुज। अब सेकंड वाली कौन सी है, सतलुज ना, तो सतलुज और काली। फिर सेकंड वाली कौन सी है, काली, तो काली और तीस्ता, ठीक है, इनके बीच में आपको नेपाल हिमालयस देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आसाम हिमालयस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आसाम हिमालयस जो है वो यहाँ पर कौन कौन सा है, वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक आपको जो है क्या देखने को मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो दिहांग रिवर और उसके बाद तीस्ता रिवर के बीच में जो है ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आसाम हिमालयस। फिर अब इसमें बात हो रही है पूर्वांचल हिमालयस की, है ना। पूर्वांचल हिमालयस क्या होते हैं, सो दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, मतलब वही जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में
आपको जाते हुए हिमालयास देखने को मिलते हैं। इसको पूर्वांचल हिमालयास जो है वो हम कहते हैं या पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयास बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि साउथ की तरफ वो यहाँ पर क्या होते हैं कि थोड़ा सा बेंड होते हैं शार्पली, और फिर आपको नागा हिल्स, मिजो हिल्स, अलग अलग तरीके की जो हिल्स होती हैं वो पूर्वांचल हिल्स में ही देखने को मिलती हैं। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से यहाँ पर मिलकर बने हैं। द इंपॉर्टेंट हिल्स आर द पटकई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स, ठीक है, तो ये पूर्वांचल हिल्स में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये बात कर लिया जो आपके 4 डिवीजन है, पंजाब के बारे में, कुमायूं के बारे में, नेपाल के बारे में, आसाम के बारे में और पूर्वांचल हिल्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंशन डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स मार्क्ड बाय रिवर्स, ठीक है, मतलब अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, है ना, उनके डिवीजन के बारे में जो है वो आपको यहाँ पर बात करनी है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, उनका डिवीजन यहाँ पर किस तरीके से होगा, क्या क्या होगा, इसके बारे में आपको चीजें यहाँ पर बतानी है। तो थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखते हैं सबसे पहले कि द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, ठीक है, फर्टाइल क्यों है, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्या होता है कि अपने साथ जो रिवर होती हैं, ठीक है, वो जो भी यहाँ पर सिल्ट वगैरह, मड वगैरह लेकर आती हैं उनको डिपॉजिट करती हैं, और उस तरीके से जो यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको एलुवियल सॉइल हम कहते हैं। और एलुवियल सॉइल क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिलती है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो यहाँ पर रिवर्स यहाँ पर बना रही है नॉर्दर्न प्लेन्स के अलग अलग डिवीजन को, वो क्यों बन रहा है भाई, क्योंकि अलग अलग तरीके के रिवर्स हैं। तो इंडस रिवर एक प्लेन बनाएगा, गंगा रिवर एक प्लेन बनाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर एक प्लेन बनाएगा, तो बस उसी का डिवीजन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे तो यह है इंडस प्लेन। इंडस प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास, ठीक है, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं इनके द्वारा जो यहाँ पर प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम इंडस जो प्लेन्स है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके द्वारा जो फॉर्मेशन होता है प्लेन का उसको हम यहाँ पर गंगा प्लेन्स कहते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा और इनकी ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी वगैरह, ये सब क्या होती हैं, गंगा रिवर की यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यमुना रिवर जो है, ठीक है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका चंबल, है ना, फिर ये हो गया आपका केन, फिर ये हो गया आपका बेतवा, ठीक है, ये सब रिवर जो हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, याद रखना आप। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि इट एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है, इट कवर्स द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो गंगा रिवर के द्वारा काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा इन प्लेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। फिर अगली बात करेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि द प्लेन लाइज इन द ईस्ट मेनली इन आसाम, आसाम में ज़्यादातर आपको ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर फ्लो करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, इसकी जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, वो भारत में इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ से इसकी एंट्री होगी। दीज आर वेरी नैरो प्लेन्स ट्रेन बाय द ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज में दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित रिवर हो गए, ठीक है, सुबानसिरी रिवर हो गई। तो ये सब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो रिवर्स के द्वारा ही क्या होता है कि प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, क्योंकि रिवर्स के साथ जो भी सेडिमेंट्स वो लेकर आ रही हैं उनको डिपॉजिट करते हुए चलेंगे, और जब डिपोजिशन उनका यहाँ पर होगा तो फिर प्लेन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अब आपको ना गंगा प्लेन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है, कि भाई अभी तो आपने ये पूरे के पूरे जितने भी प्लेन्स होते हैं उनके बारे में बात करी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन आपसे ना हर एक प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे गंगा प्लेन्स उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसमें कुछ फीचर्स आपको लिखने हैं। तो क्या क्या लिखोगे कि गंगा प्लेन्स लाइज इन यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। द डेल्टाइक पार्ट ऑफ द प्लेन इज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इन सभी रीजन्स में गंगा रिवर यहाँ पर फ्लो करती है और अपना प्लेन यहाँ पर बनाती है। फिर उसके बाद जो डेल्टा वाला पार्ट है, डेल्टा वाला पार्ट क्या होता है भाई कि जैसे मान लीजिए कि कोई रिवर है ना, वो फ्लो कर रही है, अभी इसको कहाँ जाकर गिरना है, ये समुद्र में जाकर गिरेगी। जैसे जैसे क्या होता है कि ये आगे की तरफ बढ़ती है ना, इसकी स्पीड कम होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड कम होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग चैनल्स यहाँ पर बन जाते हैं।
चैनल्स का मतलब सिंपल कुछ अलग नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नदी थी वो ऐसे करके जो है वो समुद्र में मिल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पर बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये डेल्टाइक यहाँ पर रीजन कहलाता है। बहुत फर्टाइल होता है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आ रहे हैं ना, उनको डिपॉजिट करते हुए चलेगी और इसी वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो आज सुन लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों कहते हैं भाई? सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, है ना। तो सुंदरी ट्री के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो यहाँ पर सुंदरबन है और यहाँ पर एक तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं जिसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो गए आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहोगे तो ये इतने मज़ेदार वृक्ष होते हैं, है ना, कि मतलब बहुत ही मज़ेदार होते हैं। कैसे? इनके आधी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं और आधी रूट जो होती हैं वो पानी के बाहर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में सब कुछ कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक पेड़ जो है वो सारे के सारे यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ये डेल्टाइक वाला जो रीजन यहाँ पर प्लेन देखने को मिलता है, ये कहाँ पर है? ये आपको वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। द पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द गंगा इन इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज यमुना, घग्गरा, गंडक एंड पेनिसुलर ट्रिब्यूटरी चंबल, बेतवा, केन एंड सोन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, चंबल, केन, बेतवा और सोन जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। और फिर क्या होगा कि यमुना जो है वो गंगा में मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका पूरे के पूरे प्लेन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होता है। द प्लेन स्लोप्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ऑल्सो हैज हाई फर्टाइल सॉइल, है ना। अब जो ये प्लेन बनेगा, अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है कि देखो भाई ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं, है ना। मतलब कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाकर गिरती हैं। लेकिन कई सारी रिवर ऐसी भी हैं जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर फ्लो करती हैं, है ना। तो जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है वो माँ नर्मदा का नाम आता है, जिसको नर्मदा रिवर कहते हैं। फिर उसके बाद तापी रिवर या ताप्ती रिवर, साबरमती रिवर। तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ ऐसी यहाँ पर रिवर्स हैं जो उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करती हैं। इनका नंबर बहुत कम है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं लेकिन उनके नंबर बहुत कम है। अब एक बात समझो कि अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर फ्लो कर रही हैं रिवर्स, तो इसका कारण क्या होगा? जाएंगी गाड़ियाँ तो उधर ही जाती ना जिधर ढलान होता है ना। अगर मैं मान लो कि दो गाड़ी खड़ी करूँ, है ना, एक गाड़ी जो है वो चढ़ाई पर खड़ी करूँ और एक गाड़ी जो है वो ढलान पर खड़ी करूँ, है ना, तो बिना चलाए कौन सी गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, जो ढलान पे है। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझना है कि जो प्लेन है इसका स्लोप किधर है भाई? ये ईस्ट डायरेक्शन में बोल लो या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बोल लो। ठीक है, ये बन गया साउथ ईस्ट, ये वाला रीजन जो है साउथ ईस्ट हो गया। तो इसी वजह से क्या है कि ढलान उधर है तो तभी तो रिवर उधर जा रही है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो स्लोप होता है वो ईस्ट में या फिर साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो प्लेन्स होते हैं, ये घग्गर रिवर और जो तीस्ता रिवर है, ठीक है, तीस्ता रिवर को लेकर दो कंट्री के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही भाई। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, एक है अपना प्यारा भारत और दूसरी तरफ है यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों के बीच में तीस्ता रिवर का जो वाटर है ना, इसका कितना शेयर किसको मिलना चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर लड़ाई होती रहती है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा जब यहाँ पर आपसे गंगा प्लेन्स के बारे में पूछा जाएगा। चलो, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, जितने भी स्टार आप मार्क करना चाहते हैं, कि भाबर और तेरई, है ना, भाबर रीजन और जो तेरई रीजन है इनके बीच में आपको क्या करना है कि डिफरेंस लिखना है। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन प्यारा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर के हिसाब से भी करवा देंगे, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना, और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलो भाई, भाबर और तेरई के बारे में बात करेंगे। देखो, भाबर और तेरई जो है ये प्लेन्स है ना, जो अलग अलग तरीके से जब रिवर यहाँ पर हिली रीजन से नीचे की तरफ यहाँ पर आती है तो भाबर भी आपको देखने को मिलेगा और तेरई रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन अलोंग द फुटहिल्स शिवालिक टू तीस्ता। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब रिवर यहाँ पर क्या होती है कि जब रिवर यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आती है, ठीक है, माउंटेन से नीचे की तरफ उतरती है, तो भाबर रीजन जो है उसका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा फुट हिल्स पर। तेरई इट लाइज टू द साउथ ऑफ द भाबर रनिंग पैरेलल टू इट, है ना, मतलब कि जो भाबर रीजन होता है, भाबर रीजन के साउथ में, है ना, तेरई रीजन आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर हम विड्थ यहाँ पर देखेंगे तो 8 से 16 किलोमीटर होता है और ये 20 से 30 किलोमीटर ये विड्थ इसकी देखने को मिलेगी, मतलब ये इतना वाइड है। द भाबर एरिया कंप्राइजेज ऑफ पेबल रॉक, इट मेक्स अ पोरस बेड नियर द रिवर। मतलब अब एक चीज समझो,
यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मैंने बनाया एक यहाँ पर क्या हिल, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो यहाँ पर अपनी रिवर है, ठीक है, वो ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट होने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गई। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है ना, स्लोप मतलब ढलान ज़्यादा होती है, तो रिवर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो क्या करती है कि जितनी भी चट्टान उट्टान है ना, सब लोगों को साथ में लेकर चलती है कि चलो मित्रों तुमको घुमा के ले आए, है ना। तो वो लेकर आए, जब तक ढलान उनके पास थी तब तक तो वो स्पीड में यहाँ पर आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही वो प्लेन पर पहुँचती है, एक्चुअली जब फुट हिल पर पहुँचती है, जो हिल का यहाँ पर फुट होता है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और स्पीड अगर यहाँ पर कम हो जाएगी तो जो बड़े बड़े पत्थर थे वो यहीं पर आपको क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो भाबर रीजन होता है ना, यहाँ पर आपको पेबल्स मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। अब एक मज़ेदार बात मैं आपसे ये भी बताऊंगा, ये वैसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, और कहीं और पढ़ रहे होगे आप तो वहाँ पर भी कोई नहीं पढ़ाएगा, ये केवल मैं आपको बता रहा हूँ। भाबर रीजन में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है ना, कि भाई वो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, भाबर है, तेरई है ना, या फिर खादर है, जो भी अलग अलग तरीके के रीजन्स हैं, वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर रिवर छुप जाती है ना। अब आपको लगेगा कि ये कैसा मजाक कर रहे हो क्या सर, आप सोशल पढ़ा रहे हो कि मतलब चुटकुलों की क्लास चल रही है ना, तो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि अगर पत्थर बड़े बड़े रखे हुए हैं, उसके नीचे से अगर नदी जाएगी तो आपको दिखेगा क्या कि नदी जा रही है, नहीं जाएगा ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि रिवर जो यहाँ पर छुप जाती है, वो कौन से रीजन में छुपती है, वो भाबर रीजन में छुपती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि तेरई रीजन जो होता है, वहाँ पर एल्यूवियम जो भी यहाँ पर रिवर्स के डिपॉजिट होते हैं, उनका एक बड़ा चंक जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, इसलिए वो चीज़ यहाँ पर आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। देखो ये लिखा हुआ है, स्ट्रीम डिसअपियर इन भाबर एंड फ्लो अंडरग्राउंड, है ना, क्यों, क्योंकि पेबल्स हैं तो पेबल्स के नीचे से यहाँ पर निकलेंगी। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ भाबर री इमर्ज एज हियर एज अ मार्शी लैंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो रिवर भाबर रीजन में जो है वो यहाँ पर क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वो री इमर्ज कहाँ पर होती है, तो री इमर्ज जो है वो होती हुई है आपको देखने को मिलेगी मार्शी लैंड। मार्शी लैंड मतलब होता है दलदली क्षेत्र, तो वो यहाँ पर कहाँ पर होता है, वो आपका तेरई रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, पत्थर में कौन खेती करेगा, कोई नहीं करेगा। सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और कैन बी रिक्लेम्ड, ठीक है, फॉर झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर में क्या होता है कि पेड़ पौधे काटो, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करो, फिर आग लगा के भाग जाओ फिर दूसरी जगह पे करो, तो इसको बोलते हैं झूम एंड, ठीक है, मतलब झूम कल्टीवेशन, या फिर इसको हम और भी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बर्न एंड स्प्लैश, जो आपके यहाँ पर होते हैं ना कल्टीवेशन, जिसमें खेत पेड़ वगैरह को काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, वहाँ खेती की जाती है, कुछ समय के बाद उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए भाबर और तेरई रीजन के बारे में। जिनको ये और अच्छे से समझना है कि सर क्या है, फीलिंग नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका एक बार वन शॉट रिवीजन देख लो। मैंने वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, पेनिनसुलर जो प्लेटू होता है उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वो सारा का सारा रीजन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये प्यारा भारत है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को सॉरी नॉट बे ऑफ बंगाल इधर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ने घर बदल लिया क्या, नहीं, तो बे ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हो गया आपका इंडियन ओशन जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। तो वो पूरा का पूरा लैंड मास है ना, वो पूरी की पूरी जमीन जो 3 ओर से है ना समुद्र से घिरी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत जो है वो यहाँ पर क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अब इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। सो द पेनिनसुलर प्लेटू विच इज मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इज अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब एक चीज समझना, 2 तरीके की रॉक बताई गई हैं, एक बोला गया है आपका इग्नियस रॉक, एक होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक जिसके बारे में यहां पर बात नहीं की गई है, और एक होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है भाई, देखिए आपके क्या होता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वहां पर एक लिक्विड मिलता है जिसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्मा। अब मैग्मा जब ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा प्रेशर वगैरह आपको देखने को मिलता है ना, तो क्या होता है, वोल्केनो यहाँ पर इरेप्ट होता है ना, जिसको हम वोल्केनो बोलते हैं ना, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का इरप्शन होगा, तो ज्वालामुखी जब यहाँ पर इरप्ट होता है तो जो मैग्मा है वो सरफेस पे आ जाता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लावा। अब लावा जब यहाँ पर आ गया है, जब कोई चीज़ बाहर निकल गई है गरम गरम, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो ठंडी होगी कि नहीं होगी, ठंडी हो गई। तो ठंडी होने से जिस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो प्राइमरी रॉक कौन सी हो गई, इग्नियस रॉक। अब क्या है कि मान लीजिए कि रॉक बन गई, रॉक बनने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठंडी हो रही है, कभी कभी गर्मी हो रही है, खूब दबा के जो है वो बारिश हो रही है ना, खूब दबा के हवा चल रही है, तो रॉक जो है वो टूटती हुई दिखाई देती है ना, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो वो चीज़ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो टूट जाती हैं तो अलग अलग तरीके की जो रिवर्स होती हैं, है ना, या जो रेनफॉल होता है, विंड वगैरह होता है, वो क्या करती है, वो धूल के कणों को लेकर उड़ती रहती हैं और एक जगह पे ले जाकर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि उड़ी और उड़ने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक लेयर्स का पूरा जमावड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से जो रॉक बनती है इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ऑयल और जो भी यहाँ पर ये क्रूड ऑयल वगैरह हो गया या कोल वगैरह हो गए, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, मतलब आप ये समझ लो कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम, ठीक है, इसको पेट्रोलियम ही लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन बनेगा पेपर में, है ना, कि बताओ हमें कि पेट्रोलियम जो है वो कौन सी पर्टिकुलर रॉक में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो पेट्रोलियम जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर किस में मिलता है, वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक उस तरीके की रॉक होती हैं जो टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज होने से अपने आप को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो चेंज कर लेती हैं, तो मेटामॉर्फिक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक आपको ज़्यादा दिखने को मिलेंगी और इसमें मिनरल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। डेक्कन ट्रैप प्रोवाइड्स द ब्लैक सॉइल, ठीक है, डेक्कन ट्रैप ये हो गया आपका, ब्लैक सॉइल मिलती है ना, जैसे गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में, विच इज मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, तो जो कॉटन होता है ना उसका सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन यहाँ पर ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को जो है वो रेगड़ सॉइल या रेगुड़ सॉइल जो है वो भी यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, एरिया, ठीक है, जैसे जमशेदपुर, बोकारो स्टील प्लांट वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको ना एक और एडिशनल थोड़ा सा जानकारी जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे 4 स्टील प्लांट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण भाई साहब। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा। पहली बात करते हैं कहाँ पर, वेस्ट बंगाल से बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा दुर्गापुर। क्या देखने को मिलेगा भाई, ये मिलेगा दुर्गापुर। पेपर में या एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि दुर्गापुर वाला जो स्टील प्लांट है वो किसने बनवाया, तो भारत ने बनवाया, लेकिन भारत की मदद किसने करी, भारत की मदद करी यूनाइटेड किंगडम या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लैंड ने। फिर उसके बाद अगला जो आपको देखने को मिलेगा, चलते हैं घूमने कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में अगर आप जाओगे तो ये हो गया आपका क्या, राउरकेला। राउरकेला जो है वो किसने बनवाया, वो बनवाया जर्मनी ने। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर वेस्ट जर्मनी था, जर्मनी ने इसको यहाँ पर बनवाया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका भिलाई। ठीक है, भिलाई जो है वो कहाँ पर है, वो है छत्तीसगढ़ में। और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, इसको बोलते हैं बोकारो। तो भिलाई और बोकारो की जो स्थापना करवाई वो किसने करवाई, वो यूएसएसआर ने यहाँ पर करवाई। ठीक है, सो इट हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर प्लेटू में आपको अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर आपको देखने को मिल रहा है झारखंड में। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया भाई, तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं, मतलब वहाँ पर जो मिनरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलते हैं। डेक्कन ट्रैप के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट लिखना है ना, बताओ भाई डेक्कन ट्रैप क्या होता है। तो द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, मतलब जो समुद्र वाला पार्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, समुद्र वाला पार्ट, ये समुद्र वाले पार्ट में जो भी एरिया आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, ब्लैक सॉइल वाले देखने को मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस इज अ वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब इसका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, वॉल्केनो से हुआ है। हैंस द रॉक्स आर ऑफ इग्नियस नेचर, जिसका वॉल्केनो से ओरिजिन होगा वहां पर इग्नियस रॉक होगी ना, क्यों, क्योंकि मैग्मा बाहर निकला और मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ तो लावा में कन्वर्ट हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज रॉक्स हैव ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ब्लैक सॉइल, है ना, मतलब ये जो अलग अलग तरीके की रॉक्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती रहीं और फिर क्या हुआ कि सॉइल्स के रूप में उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक मैं आपको होमवर्क ये देता हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि आपके रीजन में किस तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप मेंशन करना कमेंट में कि आप हो कहाँ से, है ना। आप जैसे गुजरात से, मध्य प्रदेश से हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर ब्लैक सॉइल होगी, लेकिन जो दूसरे लोग दूसरे स्टेट के भी यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी अपने यहाँ पर बताइएगा कि किस तरीके की सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप डेक्कन ट्रैप के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। चलो अगली बात करते हैं अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स मतलब कि ओल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो सबसे पुरानी माउंटेन है
उसका नाम है अरावली। अच्छा एक बात ये ध्यान रख लेना कि अरावली माउंटेन जो है वैसे तो वो गुजरात से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है वो दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो कहाँ पर है, वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो यहाँ पर याद रखना कि इट लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना, मतलब कि जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है। These hills appeared as broken hills as they got highly eroded, मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये broken hills है ना। broken hills का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, broken hills का मतलब ये हुआ कि मतलब रेसिडुअल माउंटेन, है ना, मतलब ये क्या है कि इनके बस अब कुछ ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बची हुई हैं, बाकी क्या है कि इतनी पुरानी है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो रेसिडुअल माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। इन अ साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अरावली, ठीक है, हिल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अरावली में ही आपको क्या मिलता है, गुरु शिखर एक पीक है वो देखने को मिलेगा, माउंट आबू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए भाई अगली बात करते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, मतलब जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं उनका कंप्लीट जो ये पूरा डिस्कशन था ये मैंने आपको बताया। और एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है ना, लेकिन अब इसमें क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में हमने पूरी जानकारी जो है आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। मेंशन, अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय, है ना, हिमालय की जो 3 पैरेलल रेंज हैं उनके बारे में बताओ। आप क्या कर सकते हो कि भारत का मैप बनाकर, ठीक है, इस तरीके से भी जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि दिखा सकते हो। थोड़ा ऊपर वाला पार्ट बना देना आप और इसमें दिखा देना कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है आउटर हिमालय या फिर जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। फिर ये वाला हो गया आपका मिडिल हिमालय जिसको हम बोलते हैं हिमाचल, है ना। ये लेसर हिमालय हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शिवालिक। तो मैप बना दोगे ना, टीचर एकदम खुश, है ना, इंप्रेस, पूरे नंबर दे देगा आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 पैरेलल रेंजेस कौन कौन सी हिमालयास की। पहला हो गया हिमाद्री, है ना, ग्रेटर और इनर हिमालयास। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ द हिमालय। इट हैज लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। द फोल्ड ऑफ दिस पार्ट आर असिमेट्रिकल इन नेचर। इट इज perennial snow bound and gives rise to a number of perennial river, that is Ganga rises from गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। की पॉइंट लिखने, आप एक हेडिंग बना दो, उसके सब में 3 पॉइंट लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2-2 3-3 पॉइंट लिख दो आप। पहली बात क्या लिखोगे, ये कंटिन्यूअस रेंज है, मतलब इसमें कोई ब्रेकेज आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसमें लॉफ्टीएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट किसमें है, वो हिमाद्री में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं पर ऊपर हाइट मिलेगी, कहीं पर नीचे हाइट देखने को मिलेगी। ये स्नो बाउंड रहता है साल भर, है ना, और इसी वजह से क्या होता है पेरिनियल। पेरिनियल एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है साल भर, है ना। तो पेरिनियल रिवर का एग्जाम्पल क्या, गंगा रिवर, है ना। तो और कई रिवर ऐसी होती हैं जो क्या होता है कि केवल मानसून के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेंगी, बाकी टाइम पीरियड पे वो गायब हो जाती है, उनका पता नहीं चलता, है ना। सो पेरिनियल रिवर मतलब ये वो रिवर होती है जो साल भर रहती है। तो गंगा रिवर जो है वो यहीं से आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, हिमाचल की बात करेंगे या फिर आपका ये हो गया आपका लेसर हिमालय, ठीक है। तो ये लेसर हिमालय आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दीज रेंजेस लाई साउथ ऑफ हिमाद्री एंड फॉर्म द मोस्ट रग्ड रेंजेस, ठीक है, मतलब कि टूटी फूटी जो रेंजेस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड और जो भी ऑल्टर्ड रॉक्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। हिमालय जो लेसर हिमालय है, ठीक है, उनकी करीब 3700 से 4500 मीटर देखने को मिलेगी। जबकि हमने वहां पर क्या देखा था, हिमाद्री में वहां पर हमने देखा था कि वो वाला जो है वो 3700 से 4500, ठीक है। अच्छा, बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला हिमालय है ना, जैसे ये पहला वाला हिमालय था आपका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये आपका क्या है, ये ग्रेट हिमालयाज है और ये लेसर हिमालयाज है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको शायद मिडिल हिमालयाज यहाँ पर कह दिया था, तो वो नहीं होगा, वो शिवालिक वाला जो है वो अलग है, इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज, ठीक है। मैं आप लोगों से जो है वो क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है, गलती से मेरे मुंह से निकल गई। तो यहाँ पर क्या है कि हिमाचल जो है ये लेसर हिमालयाज आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर है। द इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई, पीर पंजल हो गया, धौलाधर हो गया, ठीक है। महाभारत कहाँ मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा, नेपाल में। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली, जैसे कश्मीर वैली है ना, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, ये सब यहीं पर हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हिल स्टेशंस के लिए अपने फेमस है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत कहाँ पर है, उत्तराखंड में। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अपने फ्रूट्स के लिए, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं कि जो फल वगैरह होते हैं वो बड़े स्केल पर मिलते हैं। इतना लंबा नहीं लिखना है आपको, है ना, लेकिन क्या है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर कैसे होगा, है ना। सब लोग जो लिखेंगे वही लिखोगे, आपकी थोड़ा सा अलग से भी लिख सकते हो। तो वो चीज़ आपकी कहाँ पर आएगी, वो हिमाचल वाले पॉइंट में से मैंने बता दिए हैं। अब इनमें से 3 कोई भी पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर लिख दो। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। ये हो गया आपका शिवालिक। शिवालिक मतलब हो गया आपका आउटर हिमालयस। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि दीज रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, हाइट बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एवरेज हाइट होती है पीक्स की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दीज रेंजेस आर मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड मड एंड रॉक्स ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयस रिवर। ठीक है, जो हिमालय रिवर के द्वारा मड वगैरह, रॉक्स वगैरह लेकर आ गई हैं। कंसोलिडेट मतलब होता है क्या, इकट्ठा किया हुआ। अनकंसोलिडेट मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, तो उस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि ये अनकंसोलिडेटेड मड और रॉक से इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में काफ़ी जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड्स यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर जो है वो लैंडस्लाइड के ऊपर वीडियो भी मिल जाएगा, है ना, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। दे आर प्रोमिनेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द लॉन्गिट्यूडनल वैली इज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयास एंड द शिवालिक। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि दून्स क्या होते हैं। ठीक है, तो दून्स जो है वो लेसर हिमालय, ठीक है, जो हिमाचल होता है, और शिवालिक इनके बीच में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देहरादून का नाम सुना होगा, है ना, फिर उसके बाद कोटली दून का नाम सुना होगा, पथ दून के बारे में सुना होगा। तो ये सब जो है ये आउटर हिमालयास में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनके बीच में। क्लियर, तो ये हो गए शिवालिक के। अब इसमें भी 3 पॉइंट। तो अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा है, क्या करेंगे, रोने लगोगे आप, है ना। तो रोना नहीं है। तो क्या करना है आपको हिमाद्री लिखना है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख दो आप। ठीक है, फिर उसके बाद हिमाचल में 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख दो, और फिर शिवालिक, और वो एक डायग्राम जो मैंने आपको बताया था ना, वो डायग्राम आपको बनाना है। ये इतना काम कर लिया ना तो भाई साहब जय हिंद, आपको पूरे नंबर जो है वो यहाँ पर जरूर मिलने वाले। क्लियर। चलिए, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस। हिमालयस की भाई सिग्निफिकेंस क्या है ना, मतलब टूरिस्ट स्पॉट तो है ही है ना, कि सर वहाँ जाते हैं, है ना, और हिमालय घूमने जाते हैं, बहुत ठंडी लगती है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन कुछ और तो सिग्निफिकेंस भी होंगे ना हिमालयस के, बिल्कुल होंगे। तो उसके बारे में देखते हैं। पहली बात देखो, बोला जा रहा है कि द हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड, दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब कौन सी कंट्री, जैसे आपने वो नाम सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, ये सुना है कि नहीं सुना। तो वो कंट्रीज, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ठंडी हवा चलती है भाई साहब। और अगर मान लीजिए कि वो ठंडी हवा, ठीक है, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय के उधर सेंट्रल एशिया, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर चल रही ठंडी हवा, और ठंडी हवा जो है वो इधर आ रही है, और अगर मान लो हिमालय नहीं होता, और हिमालय क्या करता कि उन ठंडी हवाओं को नहीं रोकता, फिर तो समझ लो क्या होता हमारे यहाँ, है ना। अभी 2 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती हैं, जब ये हो जाता तो फिर तो 10 रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती, है ना, ज़मीन खोद के ज़मीन के अंदर रहते फिर तो गर्मी के चक्कर में। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती। और ये भी याद रखिएगा, नॉट डू दे अलाउ द मानसून टू एस्केप इनटू द सेंट्रल एशिया। अब अगर मान लीजिए कि आप सभी को पता है कि जैसे मान लो कि ये मैंने यहाँ पर क्या है कि भारत का एक मैप बनाया, ठीक है, यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर है अरेबियन सी। आप सभी को पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पर बना देते हैं हिमालय। अब अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से ये विंड ब्लो कर रही है ना, मॉइस्चर के साथ, और अगर मान लो हिमालय नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, ये विंड यहाँ से ब्लो कर रही है, हिमालय नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, तो ये विंड जो है वो सेंट्रल एशिया में, चाइना वगैरह में चली जाती कि नहीं चली जाती, तो वहाँ बारिश होती, हमारे देश में बारिश ही नहीं होती। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कहाँ जा रहे हो घूमने, इधर चलो वापस, तो ये सब वापस आ जाते हैं, अरे सॉरी गलती से निकल गए थे। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पर जो है भारत देश में ये आपको बारिश होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि हिमालय का ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। दे आर स्टोर हाउस ऑफ फॉरेस्ट, वेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ, है ना, मतलब गजब, खूब फॉरेस्ट है, खूब जंगल ही जंगल, है ना, खूब यहाँ पर क्या है वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, जानवर, जीव जंतु और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दे गिव राइज टू द पेरिनियल रिवर, है ना, मतलब कि जो साल भर रिवर्स वगैरह होती है, स्नो वगैरह रहता है, तो वहां से पानी निकलता है। जैसे रिवर गंगा निकलती है कहाँ से, गंगोत्री से, है ना। फिर उसके बाद उसका नाम क्या रहता है, पहले उसका नाम होता है यहाँ पर भागीरथी। फिर भागीरथी से कौन सी रिवर आकर मिलती है, अलकनंदा रिवर, ठीक है। फिर वो जब दोनों मिलती हैं तो फिर यहाँ पर गंगा रिवर होती है। भागीरथी के ऊपर भारत का हाईएस्ट डैम है जिसको बोलते हैं तेहरी डैम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दे हैव ए नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट
ठीक है। अट्रैक्शन हिल स्टेशन है, शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, है ना। तो ये सब चीज़ें घूमने जाना है भाई अपन को, है ना। तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तब यहाँ तक जो है हम अच्छे से पहुँच पाएंगे। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर द रिवर वैली, कश्मीर वैली ड्रेन बाई झेलम रिवर, फ्रूट ऑर्चर्ड, ठीक है। खाने वगैरह के लिए फल वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, है ना। मान लो कि देश में सेब की कमी हो गई, ठीक है, सेब मतलब एप्पल, तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सेब की जो पैदावार है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर आप जाओगे वहाँ पर ना तो आप देखोगे यहाँ पे गलियों में ना सेब वगैरह के पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन तोड़ नहीं सकते आप, है ना, कि वहाँ घूमने गए तो सेब तोड़ लाए, ऐसा नहीं करना है। सो दे ऑल्सो आर वेल नोन फॉर द ग्लेशियर लाइक सियाचिन, द हाइएस्ट बैटलफील्ड। तो सियाचिन मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो लड़ाई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सियाचिन। सियाचिन में ना मतलब आप ये मान लीजिए कि थोड़ा सा बात हो गई है तो बात बता ही देता हूँ मैं। ऑपरेशन मेघदूत चला था, है ना। ऑपरेशन मेघदूत में हमने क्या किया, पाकिस्तान को खदेड़ के मारा था। कहाँ पर, दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सियाचिन, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर जीप आना, ठीक है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो फौजी हैं, ठीक है, वहाँ पर माइनस के टेम्परेचर में, ठीक है, अपना जीवन जो है वो यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर सर्विसेज देने के बाद किसी का हाथ खराब हो गया, है ना, किसी की उंगलियाँ गल गई, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर मिलेगा, ये भी आपको हिमालयाज़ में ही देखने को मिलेगा। अरे तो कितना खतरनाक हो गया। अच्छा एक बात ये भी बताओ कि अगर मान लो हिमालय नहीं होते तो कोई भी अटैक कर देता, है ना। उनका मन किया सेंट्रल एशिया वालों का कि चलो अटैक करते हैं, तो चलो अटैक करने आ गए, है ना। वो तो लिमिटेड है ना। तो इसी वजह से क्या है कि हिमालय की जो सिग्निफिकेंस है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, 40 क्वेश्चन लगा लिया आपने, देखते ही देखते मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, क्लासीफाई द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर। मतलब जो भी उसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे क्या करना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स को आपको कैटेगराइज करना है। तो कर देते हैं भाई कैटेगराइज। सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर एल्यूवियल प्लेन्स फ्रॉम इन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है। माउंटेन से जो भी अलग अलग तरीके की रिवर्स होती हैं वो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उन्हें क्या करती हैं, डिपॉजिट करती चली जाती हैं। और इन्हीं डिपोजिशन से क्या है कि प्लेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और नॉर्दर्न प्लेन्स भी उसी का एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन द रिलीफ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 रीजन्स, ठीक है। 4 रीजन्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। पहली बात भाबर, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था ना पेबल्स के बारे में, है ना, जहां पर पत्थर वगैरह आपको डिपॉजिट होते हुए दिखाई देते हैं। 8 से 16 किलोमीटर का रेंज आपको देखने को मिलेगा शिवालिक के पैरेलल में। दिस इज नोन एज भाबर। द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस बेल्ट, ठीक है, मतलब कि जो नदियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसअपियर। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाबर। भाबर के बाद यहां पर कौन आता है, तेरई। तेरई में क्या होगा, रिवर जो है वो रीमर्ज होगी, मार्शी लैंड होगा, रिवर अपना कोर्स बढ़ाएगी। कोर्स बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि रिवर की जो टोटल विड्थ है ना वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सो बिलो द भाबर बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर रीमर्ज एंड क्रिएटेड अ वेट, ठीक है, वेट और स्वैम्पी एक मार्शी रीजन जो है वो यहां पर बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तेरई, ठीक है। तेरई का मतलब यहां पर एक आप ये मान लीजिए कि दलदला क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और उसमें यहाँ पर क्या होता है कि इसमें फॉरेस्ट वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कि इसको जो है वो अब इनक्रोच किया जाता है। इनक्रोच मतलब क्या होता है, इनक्रोच मतलब कब्जा करना। तो लोग क्या करने लग गए, पेड़ ओड़ को काट रहे हैं और पेड़ ओड़ को काटने के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बांगर। अच्छा अब एक चीज समझो, आप यहां से गए, ठीक है, यहां पर ये हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या था भाई, इसका नाम था भाबर, इसका नाम था तेरई, ठीक है। अब आगे गए, आगे के बाद एक ऐसे यहां पर दूर दूर, ठीक है, और एक पास पास। अब दूर दूर वाली जो जगह होती है ना इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यहां पर भांगर, ठीक है, या जिसको आप हिंदी में अच्छे से समझेंगे तो इसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। बंजर भूमि बोलते हैं ना, बंजर भूमि। तो ये हो गया आपका भांगर। और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हम खादर, ठीक है, स्पेलिंग देख रहा था, ठीक है, ये हो गया आपका खादर। तो दूर दूर वाले जो रीजन्स होते हैं ना इनको हम बोलते हैं बांगर, और जो पास पास वाले रीजन होते हैं रिवर के पास पास में इसको बोलते हैं खादर। तो भांगर के बारे में देखते हैं। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स मेड अप ऑफ ओल्डर एलुवियम, ठीक है। ओल्डर एलुवियम का मतलब जो पुराने यहाँ पर जो सेडिमेंट्स लाए गए थे रिवर के द्वारा उसके बने हुए हैं, और ये आपको नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो देखने को मिलेगा। दिस रीजन इज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि रिवर जहां तक फ्लो कर रही है। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने हूं और ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारा फ्लड प्लेन है। अब इसके बाहर वाला जो रीजन है वो क्या है, वो आपका बांगर है। और जो इस रीजन में यहाँ पर चीजें आ रही हैं जो आपको दिख रही हैं वो क्या है, वो यहाँ पर है आपका खादर। तो जहां जहां पर रिवर जाएगी,
है ना, वहीं वहीं पर तो चीज़ों का डिपोजिशन होगा ना, मतलब जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं उन चीज़ों को हम वहीं पर डिपॉजिट करेंगे। और जहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा वहाँ पर क्या है कि नए सेडिमेंट्स आएंगे नहीं, जो न्यू एल्यूवियम है वो आएगा ही नहीं, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बंजर या भांगर। ठीक है, फिर बात करेंगे खादर के बारे में। दिस सॉइल्स इज फर्टाइल हियर, इट कंटेन्स, ठीक है, जो भी यहाँ पर कैल्शियस डिपॉजिट है जिसको यहाँ पर कंकड़ बोलते हैं, कंकड़, ठीक है, कांकर बोल लो या कंकड़ बोल लो, वो है क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि इसके जो भी अलग अलग तरीके के मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ पर गायब हो गई हैं और कंकड़ ही कंकड़ अब यहाँ पर रह गया है। खादर में अगर देखोगे, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स फाउंड इन द लोअर रिवर वैली एंड द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, दीज आर वेरी फर्टाइल एंड गेट रिन्यूड एवरी ईयर बाय द एनुअल फ्लड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नदी में पानी आ रहा है और यहाँ पर जो पानी है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई देता है, तो नए नए जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से क्या है कि हर साल ये रिन्यू होती है। दे आर सुटेबल फॉर द इंटेंसिव कल्टिवेशन, मतलब जबा के खेती करो इसमें, ठीक है, जब तक यहाँ पर क्या है कि जमीन खराब ना हो जाए तब तक यहाँ पर क्या करो कि इंटेंसिव कल्टिवेशन जो है वो यहाँ पर करते रहो। तो ये 4 रीजन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। हिमालय की सिग्निफिकेंस के बारे में तो बात कर ही ली है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका सिग्निफिकेंस जो है वो प्यारे भारत के लिए यहाँ पर क्या है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स में अलग अलग तरीके की रिवर्स है, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, एक चीज होती है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब जैसे मान लो कि ये रिवर है ना, अब ये क्या कर रही है, कल छल छल जो है वो यहाँ पर बहती हुई जा रही है। अब इधर से एक रिवर आई है ना, उसने क्या किया, बोले हमको भी ले चलो, हम आपको पानी देंगे। बोले ठीक है पानी दो पहले, तो पानी दे दिया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिब्यूटरी। अब उसके बाद यहाँ से बोले अब हमको नहीं जाना आपके साथ, हम पानी लेकर जाएंगे। बोले नहीं मत लेके जाओ, बोले नहीं लेके जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो मेन रिवर में पानी को मिलाती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और जो मेन रिवर से पानी को लेकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जाम्पल बताते हैं, चलो भाई बता देते हैं। तो मान लीजिए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर में जो ये रिवर मिल रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यमुना। कहाँ मिलेगी, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है भाई, वही इलाहाबाद जिसको बोलते थे, है ना, जहाँ पर संगम लगता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको अलग कहाँ पर करें, फरक्का बराज। फरक्का बराज कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। गंगा रिवर कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में। और भागीरथी रिवर, नहीं नॉट भागीरथी, हुगली रिवर, ठीक है, जो हुगली रिवर है वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी वेस्ट बंगाल में। तो हुगली जो रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, किसकी, गंगा की। यमुना रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा की। तो ये होता है ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, thus these plains are very fertile and are very rich source of food grains in India as known as granaries of the world। ठीक है, अब रिवर है, एग्रीकल्चर हो पाएगी, एग्रीकल्चर होगी तो फूड प्रोडक्शन होगा, तो आसानी से जो है वो चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी यहाँ पर कहते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है ना, मतलब आप देखोगे तो ये वाले जो रीजन्स है ना, यहाँ पर खूब दबा के पॉपुलेशन रहती है। अ नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेस आर ऑल्सो देयर। ठीक है, जैसे वाराणसी हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पेरेनियल रिवर आपको देखने को मिलेंगी जो साल भर रहती है, जिससे पीने के लिए भी पानी यहाँ पर मिलता है और इरिगेशन पर्पस के लिए भी पानी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जैसे भोपाल में यहाँ पर कोई मेजर ऐसी कोई रिवर नहीं है ना, लेकिन भोपाल के लोगों को जो है माँ नर्मदा का पानी यहाँ पर मिलता है। कई जगह पर ये ऑलरेडी मिल चुका है, कई जगह पर आगे काम चल रहा है। तो अब इस तरीके की रिवर्स होती है तो पानी पीने के लिए भी यहाँ पर मिलता है। यमुना रिवर को क्या है कि मतलब इतना पॉल्यूट कर दिया है तो इसका कोई किसी को पता चल जाएगी ये यमुना रिवर का पानी है तो कोई पिए ही नहीं, है ना। दिल्ली वगैरह में अगर आप सिचुएशन देखोगे तो यमुना रिवर की ऐसी खराब होगी, और इसी वजह से नमामि गंगे परियोजना सरकार ने चलाई है। ठीक है, फिर उसके बाद गंगा को रीजनरेट यहाँ पर करने के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर करी गई हैं, है ना, कि भाई पॉल्यूट नहीं करना है रिवर्स को। रिवर को पॉल्यूट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दे हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रेलवे एंड रोडवे, है ना। अब जैसे क्या होता है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियों में क्या करना है कि पहाड़ियों में आप रेल नहीं बना सकते हो, है ना, उसमें बहुत मुश्किल काम रहेगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर रोड भी जो है वो बहुत आसानी से बन जाती है और रेलवेज को बनाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो जैसे आपने आदिमानव के बारे में सुना होगा, आदिमानव जो है वो कहाँ पर रहते थे, वो रहते थे सप्त सिंधु। ठीक है, जो यहाँ पर सप्त सिंधु वाला रीजन था, या जिसको हम सप्त सिंधु बोलते हैं, वहाँ पर रहते हैं, मतलब इंडस रिवर और उनके रिवर के आसपास यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि उनको पानी पीने के लिए ज़रूरी होता था और इसलिए नदियों के पास रहते थे, और नदियाँ कहाँ पर मिलेंगी, प्लेन्स में मिलेंगी। और इसी वजह से क्या होता है
कि अर्ली सिविलाइजेशन लोग बसकर वहीं पर रहने लग गए, पानी रहेगा तो एग्रीकल्चर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि प्लेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आप लिख सकते हो, है ना, कि प्लेन्स वगैरह पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना। मतलब जो भी फिजिकल डिवीजन है, जैसे माउंटेन हो गए, नॉर्दर्न प्लेन हो गए, प्लेटू हो गए, आइलैंड हो गया, ठीक है, सब कुछ कोस्टल प्लेन्स हो गए, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे, है ना, होटल में गए थे, हमने खाना खाया और उसके बाद क्या हुआ कि बस खाना खा के लौट रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि उन्होंने लाके एक डिब्बा रख दिया आपके सामने आइसक्रीम का, बोले ये तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया था। बोले सर ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको मिल रही है ना उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या कर दिया कि भर दिया कि ये लो, है ना, इस साल भर क्या करना है कि आइसक्रीम खाना, इतनी आइसक्रीम हमने आपको दे दी है, तो वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमारे जो अलग अलग तरीके के फीचर्स है ना वो क्या है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब हम हैं तो तुम्हारी वैल्यू और ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ जो होती है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सो अब इसको जस्टिफाई करना है कि कैसे है ना। सो ईच फिजियोग्राफिक रीजन इज यूनिक इन इटसेल्फ बट इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। मतलब सबकी यहाँ पर क्या है कि सबकी अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, जो देहरादून में रह रहे होंगे, जो उत्तराखंड में रह रहे होंगे, वो सोचते होंगे कि साउथ चले जाएं घूमने के लिए, साउथ वाले देहरादून, है ना। गुजरात वालों को नागालैंड जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है, अरुणाचल प्रदेश वालों को राजस्थान भी घूमने जाना है, सब जगह पर होता है ना। कोस्टल एरियाज वालों को यहाँ पर क्या है कि वो चाहते हैं कि भाई मालदीव्स भी यहाँ पर हो आए, जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पर भी घूमने चले जाएं। तो सब चीज़ें क्या है कि मतलब डिफरेंसेस हैं, सब जगह पर डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उन डिफरेंसेस के बाद भी वो दोनों क्या करते हैं कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, देखिए, द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स, है ना। मतलब कि नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर क्या है कि वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और फॉरेस्ट वगैरह भी बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल आर द ग्रेनरीज ऑफ द होल कंट्री। अब यहाँ पर फॉरेस्ट और रिसोर्सेज हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज़मीन नहीं है कि खेती की जा सके, है ना, या खेती करोगे भी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में देखो दबा की खेती, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, मतलब हर चीज में ये लोग नंबर 1 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल वेल्थ, सो इट इज बेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जो प्लेन्स हैं, है ना, प्लेन्स में ज्यादा क्या है, रिसोर्सेज नहीं मिलते भाई साहब। यूपी में ज्यादा रिसोर्सेज क्या नहीं है। अभी उड़ीसा चले जाओ आप, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश में आओ, कॉपर, मैंगनीज, जितनी भी चीजें दबा के यहाँ पर खूब सारी चीजें मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में आप देख लो, तो ये सब चीजें क्या है कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं। मतलब जितना पानी है, जितना रिसोर्सेज है वो नॉर्दर्न प्लेन में है ना। जितने भी यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर वगैरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में है। फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है कि आपको मिनरल्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। कोस्टल प्लेट में जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, है ना, वहां पर क्या होता है कि फिशिंग वगैरह, जो यहाँ पर पोर्ट की एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कर्नाटका, केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब जो रीजन्स हैं, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पर क्या है कि कोस्टल प्लेन्स हैं, मतलब समुद्री जो इलाके हैं, तो फिशिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, पोर्ट एक्टिविटीज होगी, मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता है उसके लिए अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आइलैंड ग्रुप्स हैव अ यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। आइलैंड ग्रुप्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर अलग अलग तरीके की ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके का फ्लोरा फौना देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको आइलैंड ग्रुप्स हैं। तो बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कंक्लूजन अगर हम लिखेंगे तो बोला जा रहा है कि नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर, ठीक है, एक है तो दूसरा है। Therefore, there is a geographical unity between these different regions. In other words, there is a kind of unity in diversity that exists in India. मतलब कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी we all Indians are united, है ना। तो इसी वजह से क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन, जिसमें हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, है ना, कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक हॉलिस्टिक जो रिवीजन है वो भी यहाँ पर आपका हुआ होगा। हॉलिस्टिक रिवीजन से क्या होता है कि भाई आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, चिंता होती है ना, तो आपके लिए कॉमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। तो आप उसका आंसर जो है मुझे क्वेश्चन अपना पूछ लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
अब हमारा जो अगला सेगमेंट है, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है कि आपके सीबीएसई में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, है ना, कि आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत के मैप पे, इस तरीके से भारत का प्यारा सा मैप दे दिया जाएगा। तो भारत के मैप पर जो है वो चीज़ों को लोकेट करना है ना, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लोकेटेड है, ठीक है, किस तरीके से लोकेटेड है, उनकी लोकेशन यहाँ पर क्या है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जो हमारा वन शॉट रिवीजन वीडियो है वहाँ पर भी समझाया था। जैसे पहली बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है काराकोरम, ठीक है, फिर बोला जा रहा है जस्कर रेंज, फिर बोला जा रहा है शिवालिक, फिर बोला जा रहा है आपका अरावली, फिर बोला जा रहा है आपका विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको लोकेट करनी है इस मैप में, है ना। तो आपको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा इनकी लोकेशंस वगैरह आपको बताता हूँ और फिर इनको मैं मैप पे एक बार लोकेट हुआ जो है, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ और फिर हम एक फ्रेश मैप में जो है वो चीज़ों को लोकेट भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर क्या होगा कि सारी चीज़ें कवर हुई। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पर भी मैंने आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन करा दिए थे, यहाँ पर भी मैं आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हर एक चैप्टर में जहाँ पर भी मैप होगा वो सब आपको इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको ना ये जो सारे की सारी लोकेशंस हैं एक बार मैप पे दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से आपको लोकेट करनी है, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, ये मैप में आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आपको चीज़ें जो है वो विजिबल हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, और हो सकता है कि ना विजिबल हो। तो उसके लिए अपने पास सॉल्यूशन है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाला यहाँ पर देखोगे, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर जो है वो लोकेट कर देता हूँ, फिर आप इसका नाम वगैरह भी लिख लेना। तो अगर आप ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है काराकोरम, ठीक है। ये सब किसकी पार्ट है भाई, ये ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसी के नीचे ये वाला जो पार्ट आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये आपका जस्कर है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये आपको जस्कर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको सबसे नीचे वाला जो हिमालय का रेंज है जिसको बोलते हैं शिवालिक, तो ये आपका हो गया शिवालिक, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या लोकेट करना था, हमें सबसे पहले जो लोकेट करना था वो करना था यहाँ पर काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या करो भाई, सिंपली इस तरीके से जो है एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया आपका काराकोरम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक लोकेशन ड्रॉ करो, ये हो गया आपका जस्कर। और फिर उसके बाद जो नीचे वाला ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपको हिमालय वगैरह वाला रीजन भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये लोकेशंस मैंने यहाँ पर बनाई हैं। तो काराकोरम यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये काराकोरम है। फिर सेकंड नंबर वाला जो है ये जस्कर है और थर्ड नंबर वाला आपको शिवालिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर किस तरीके से लोकेट करना है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ और बंदोबस्त कर देता हूँ, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हो गया, समझ में आ गया। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, ये हो गया आपका काराकोरम, ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में आपको जस्कर देखने को मिल रहा है। और शिवालिक जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश के नीचे है ना, बीच उत्तराखंड के बीच में से होते हुए, हिमालय के नीचे से होते हुए, है ना, जो ये आपका ये वाला रीजन है, कौन सा, नेपाल वाला रीजन। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये आपका शिवालिक यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो हैं वो लोकेट करनी है, क्लियर। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। हमने शुरू की तीन चीजें जो है वो यहाँ पर लोकेट कर ली हैं, काराकोरम, जस्कर और शिवालिक। अब हम बात करेंगे अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। अरावली कहाँ है, राजस्थान में। विंध्य कहाँ है, विंध्य आपको जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा भी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं तो इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, ये हो गया आपका अरावली, ठीक है, अरावली माउंटेन। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर ये विंध्य है और नीचे की तरफ सतपुड़ा, ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल जो मैंने नाम लिख दिया, ये हो गया आपका विंध्य माउंटेन, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है। तो विंध्य हो गया और सतपुड़ा हो गया। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये सिंपल आपको इसी तरीके से मार्क करना है ना। ये यहाँ पर आपने जो मार्क किया है ये हो गया आपका अरावली, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो है ये हो गया आपका विंध्य और ये हो गया आपका नीचे वाला सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, ठीक है, इसमें नर्मदा रिवर जो है वो आपको बहती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं कि चीज़ें जो है वो सुधार देते हैं आपके लिए, ठीक है, रुकिएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका सतपुड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पर राजस्थान वाले में अरावली कर दीजिए, यहाँ पर विंध्य कर दीजिए और यहाँ पर आपको ये सतपुड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, ये रीजन जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। और उसके बाद ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन और थोड़ा सा ये वाला रीजन, तो इनको अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पर, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है, रुकिएगा, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्लियर। तो ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब एक काम करते हैं, अब ना एक साथ पूरे जो हैं उनको सबको लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात काराकोरम, तो काराकोरम जो रेंज है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसको नाम के मैं दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जस्कर, तो जस्कर को मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। इसको नाम मैंने क्या दे दिया, 2, ठीक है। यहाँ पर मैं काराकोरम को नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, जस्कर को नंबर 2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रुकिएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको हमने क्या किया कि इस तरीके से जो है ये यहाँ पर नाम दे दिया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर 3 नाम दे दिया। फिर अरावली है ना, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये वाला पार्ट, तो इसको नाम दे दो क्या, नंबर 4, ठीक है, अरावली हो गया, ठीक है। अरावली को हमने नंबर 4 नाम दिया है। विंध्य, ठीक है, ये हो गया विंध्य और ये हो गया सतपुड़ा, इसको कर दो 5 और इसको कर दो 6, ठीक है। तो ये विंध्य हो गया आपका यहाँ पर और ये हो गया आपका सतपुड़ा, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप 7। और ये हो गया आपका यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये हो गया आपका नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 मतलब ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, क्लियर। तो काराकोरम और जस्कर ये लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पर आपको मार्क करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका ये शिवालिक है ना, इसको हिमाचल प्रदेश से होता हुआ बीच उत्तराखंड से जाता हुआ नेपाल के नीचे से जाता हुआ आपको नॉर्थ ईस्ट तक लेकर जाना है। अरावली राजस्थान में मार्क करना है, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में मार्क करना है, विंध्य ऊपर रहेगा, सतपुड़ा नीचे रहेगा। ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट आपकी माउंटेन रेंजेस। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट होना चाहिए, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि अब आपको ना यहाँ पर कुछ माउंटेन पीक्स दी हुई हैं, है ना। पीक्स मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो शिखर है, अभी तो आपने जो पर्वत श्रेणी है वो मार्क कर दी है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि कुछ पीक्स हैं जो आपको यहाँ पर मार्क करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ K2 है ना, K2 को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको क्या बोला जाता है, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये हो गया आपका गोडविन ऑस्टिन। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जो K2 पर्वतमाला है ना, ये शिखर है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, ठीक है। कंचनजंगा जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कंचनजंगा। और अनाईमुदी जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, बताओ भाई। अनाईमुदी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा केरला में, ठीक है। अनाईमुदी जो है वो केरला में। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि सारी जो लोकेशंस है वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप ये देखोगे ये, ठीक है, ये वाली जो लोकेशन है ये यहाँ पर क्या है, ये है आपका K2 है ना। बेसिकली जो काराकोरम रेंज है उसके ऊपर आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ये K2 देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं कंचनजंगा, ठीक है, ये हो गया आपका कंचनजंगा। और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपका देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं अनाईमुदी, ठीक है। तो लोकेशंस अगर आपको पता रहेंगी तो मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। K2 कहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका लद्दाख के ऊपर, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पर हो गया आपका सिक्किम में, और अनाईमुदी जो है वो आपका केरला में यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो K2 यहाँ पर करेंगे,
ठीक है। K2 जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर K2। फिर उसके बाद कंचनजंगा, तो नेपाल के बगल में छोटू सा स्टेट, ये यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका कंचनजंगा, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर कंचनजंगा, ठीक है। फिर अनाईमुदी, अनाईमुदी जो है वो आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पर अनाईमुदी, अनाईमुदी। लोकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, तो उसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा और चीज़ों को आप आसानी से यहाँ पर मार्क कर दोगे। क्लियर हो गया भाई? देखिए ये हो गया यहाँ पर आपका K2, ठीक है, ये हो गया आपका कंचनजंगा और ये हो गया आपका अनाईमुदी, ठीक है। तो इसको अगर हम दिखेंगे तो ये हो गया आपका K2, फिर से लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। ये हो गया आपका कंचनजंगा और ये हो गया आपका अनाईमुदी, ठीक है, अनाईमुदी, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी कि माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं और माउंटेन पीक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। चलिए अब दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले प्लेटू कर लेते हैं, है ना, कि डेक्कन प्लेटू कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर है और मालवा प्लेटू कहाँ पर है। तीन प्लेटूज के बारे में हमने पढ़ा था, एक था आपका डेक्कन प्लेटू, एक था आपका छोटा नागपुर प्लेटू और एक था आपका मालवा प्लेटू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है, आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई साहब, है ना, ऐसा करके जो है ये आपको ये जो डायग्राम है वो ऐसे बनाना पड़ेगा, एक इधर बनाना पड़ेगा और एक ये मध्य प्रदेश वगैरह वाला जो रीजन है यहाँ पर बनाना पड़ेगा और एक उसके बाद ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह ये रीजन यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखो, समझ में आ रहा है, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, जैसे ये MP है, ये वाला रीजन कौन सा है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं मालवा प्लेटू, ठीक है, ये हो गया आपका मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू अगर आप देखोगे ना तो मालवा प्लेटू जो है ये आपको MP में देखने को मिलेगा, तो ये MP वाला रीजन हो गया मालवा प्लेटू, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ये वाला जो प्लेटू है ये हो गया आपका डेक्कन और ये वाला जो प्लेटू है ये हो गया आपका छोटा नागपुर, ठीक है, ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये तीन प्लेटू हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए भाई, एक यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो रीजन है MP वाला, ये हो गया आपका मालवा। ये साउथ वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें महाराष्ट्र है ना, फिर ये आपका ये वाला जो स्टेट है गोवा हो गया, फिर ये हो गया आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना, ये सब डेक्कन प्लेटू में यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, है ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा वगैरह, ये सब छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो ये हो गया आपका मालवा प्लेटू, ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटू और यहाँ पर ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन से प्लेटू जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, है ना। कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं, तो जैसे अगर आप देखोगे तो एक दिया हुआ है आपका कोकण, फिर दिया हुआ है मालाबार, ठीक है, फिर दिया हुआ है कोरोमंडल और फिर दिया है आपको नॉर्दर्न सिरसर। तो अब आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वेस्ट वाले कोस्ट पर हैं और ये वाला जो है कोरोमंडल ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा और नॉर्दर्न सिरसर जो है ये भी आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट में कौन सा है, ठीक है, और ईस्ट में कौन सा लोकेटेड है। तो अब अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर क्या है, देखो ये है गोवा, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपका महाराष्ट्र है और ये गोवा वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोकण, ठीक है। तो ये हो गया कोकण। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो ये महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, ये जैसे ये है छोटा सा गोवा, ठीक है। तो ये मैप थोड़ा आगे पीछे है, बड़ा छोटा है इसलिए एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये जो छोटा सा स्टेट आपको देखने को मिल रहा है ना ये क्या है, ये आपका गोवा है। तो कोकण जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है ये वाला रीजन, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा वाला जो रीजन है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोकण, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है केरला वाला कोस्ट जो है ना, केरला वाला कोस्ट, ये यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका मालाबार, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका वाला अगर आप देखोगे तो कर्नाटका वाला जो रीजन है ना इसको हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। ये भी नोट कर लेना, इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको अलग से करवा दे रहा हूँ,
ठीक है, ये हो गया आपका कन्नड़। तो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो कोस्ट है वो कोकन हो गया, ठीक है, कर्नाटका वाला जो कोस्ट है कन्नड़ हो गया, और केरला वाला कोस्ट जो है ये मालाबार हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर, चलो भाई अब अगली बात हम यहां पर करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहां पर देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला, ये जो रीजन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है, ये हो गया आपका कोरोमंडल। और ये फिर आपको जो यहां पर ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वगैरह वाला जो रीजन देखने को मिल रहा है ना, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरसर, नॉर्दर्न सिरसर, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न सिरसर हो गया, ये कोरोमंडल हो गया। तो ये सारे के सारे रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कोरोमंडल है और ये नॉर्दर्न सिरसर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश और ये जो उड़ीसा वगैरह वाला रीजन है, यहाँ पर आपको नॉर्दर्न सिरसर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर लोकेट कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोकन, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं कोकन नाम, ठीक है, ये कोकन हो गया। फिर उसके बाद ये वाला जो नीचे की तरफ वाला रीजन है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कन्नड़, ठीक है, आपको दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन मैं अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये वाला जो कोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, ये है आपका केरला कोस्ट, जिसको हम बोलते हैं मालाबार, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो कोस्ट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है, ये हो गया आपका कोरोमंडल कोस्ट। फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका नॉर्दर्न सिरसर, ठीक है, नॉर्दर्न, और ये हो गया आपका सिरसर, ठीक है। तो ये हो गए सारे आपके इंपॉर्टेंट जो भी कोस्टल एरियाज हैं, उनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी कि कहां पर कौन सी चीज जो है वो आपको लोकेट करनी है, ठीक है। तो सीबीएसई ने ये सारी चीजें जो है वो लोकेट करने को आपको बोली हैं कि मैप पर इनमें से हम कुछ भी पूछ लेंगे, और मुझे लगता है कि अब चीजें आपके लिए काफी आसान हो गई होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा प्लेटू है, तो आप बोलोगे मालवा प्लेटू। यहाँ पर कौन सा प्लेटू है, यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटू। इसको अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर बना दूं, कौन सा प्लेटू है, ये हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। क्लियर, चलिए यहाँ पर अगर मैं गोवा और महाराष्ट्र के बीच में कोस्ट बोलूंगा तो कौन सा है, कोकण, ठीक है। ये कर्नाटका वाला कोस्ट कौन सा है, कन्नड़। केरला वाला कोस्ट कौन सा है, इसको बोलते हैं मालाबार, ठीक है। फिर ये उड़ीसा और ये वाला जो आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट है, ये कौन सा है, नॉर्दर्न सिरसर, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए भाई, मैंने आपको करीब यहाँ पर 46 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर कराए, वेरी शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग और मैप बेस्ड, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर कवर हो गई। कोई भी डाउट रहता है, कोई अलग से क्वेश्चन आपके मन में आता है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना, ताकि आप अच्छी तरीके से इन चैप्टर्स को जो है वो कवर कर सकें। अगर मान लीजिए कि क्लास 8 के कुछ दूसरे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू करिएगा, तो उससे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आपको वीडियोज़ को देखना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पर वीडियो देखो ना, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि दूसरे वीडियोज़ भी दिखते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करोगे तो इंडिया के नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE ओलंपियाड, जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो। जैसे हमें क्या करना है, 8th क्लास की वीडियोस देखना है या 9th क्लास की वीडियोस देखना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम गए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में, और ये हो गया आपका क्लास 9th। जैसे ही आप क्लास 9th पर जाओगे, अलग अलग टीचर्स के द्वारा बनाए गए अलग अलग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उसी सीरीज़ में आपको सोशल साइंस के, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, सब चीज़ों का वीडियो मिलेगा। ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पे क्लिक करो, वॉच नाउ पर, है ना, वॉच नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपको अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है ना, वो देखने को मिलेगी। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, आप उसको यहाँ पर क्या करिए, उसको यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप उन चीज़ों को ओपन करोगे तो उसको आपको फिर वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो ये इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, इसका मेरा ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो।
बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। आपको कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस जमा नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर सकें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।